गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। अगली सीरीज के अंतर्गत हम पीटी 365 में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इसे समाप्त कर दें। हाँ, हम ये ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा, जो ध्यान होगा, वो इस पे होगा कि अभी तक पैटर्न क्या रहा यूपीएससी का, कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ फोकस ज़्यादा होगा। साथ ही हम ट्रेड को नहीं छोड़ सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, बजट्स हो गए, इनको नहीं छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न आते ही रहे हैं। ठीक है। तो हम जो भी अभी तक पैटर्न रहा यूपीएससी का, उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2025 में होने वाला एग्ज़ाम, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट हो। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक संक्षिप्त अवलोकन देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। तो आप देखेंगे हमारा जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो हमारी रैंक है वो कौन सी है, 5th है। नॉमिनल याद रखिएगा। उसके बाद जो क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, जो ट्रिपल पी मॉडल है, उसके आधार पे हमारी रैंक कौन सी है, तो हमारी रैंक तीसरी है। ठीक है। 2023-24 में जो हमने कर संग्रह किया था, ठीक है, जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा गया था ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें प्रत्यक्ष करों का योगदान अधिक है। याद रखिएगा, किस किस करों का योगदान अधिक है, तो प्रत्यक्ष करों का योगदान अधिक है, करीब 56% से भी ऊपर था। और इन टोटल टैक्स में जितने प्रकार के टैक्स होते हैं, उनमें जो व्यक्तिगत आयकर होता है, जो इनकम टैक्स होता है, उनका भी योगदान बहुत अधिक है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें ये एशिया में अगर देखें सड़क निर्माण में, तो हमारा दूसरा स्थान है। और रेल नेटवर्क में हम एशिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क धारक हैं। ठीक है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं रोजगार के बारे में, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो रोजगार सबसे अधिक कौन सा सेक्टर रोजगार देता है भारत में, ठीक है, तो याद रखिएगा, अनौपचारिक तौर पे कृषि से सबसे अधिक रोजगार आता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे उद्योग है, जहाँ से रोजगार सबसे कम आते हैं। वहीं दूसरा उत्पादन देखें तो हमारी जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, करीब 55% है। और इसके बाद उद्योग सेक्टर का है, फिर लास्ट में कृषि आता है। यानी कि कृषि जो है रोजगार सबसे अधिक उपलब्ध कराता है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है। वहीं अगर हम ऋण की बात करें, जो मार्च 2024 तक कंडीशन बनी थी भारत की, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक ऋण था, ठीक है, वो अमेरिकी डॉलर में था। ठीक है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो हमारे पास ऋण था वो किस डॉलर में था, तो वो अमेरिकी डॉलर में था। ठीक है। और उसमें भी जो ऋण था हमारे पास, वो दीर्घ अवधि यानी लॉन्ग टर्म वाले जो लोन थे वो अधिक थे। जैसे एक लॉन्ग टर्म होता है ना, और एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब बेसिकली आपको 1 या 3 साल के अंदर लोन को चुकाना होता है, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो करीब 1 या 3 साल से अधिक के ऋण होते हैं। ठीक है। वही हम देखें तो हमारे जो जीडीपी का अनुपात है, ठीक है, वो 2023 में आप देखेंगे, सॉरी 2024 तक, तो करीब 18.7%, यानी कि मान के चलिए 18 से 20% क्या है हमारे जीडीपी का हमारे पास कर्ज है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किस पे, बैंकिंग और मौद्रिक नीति पे। ठीक है। तो मौद्रिक नीति आप क्या जानते हैं, ठीक है, मौद्रिक नीति आपने पढ़ा होगा। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, या मौद्रिक नीति जो कमेटी होती है वो क्या करती है, इनको मनी सप्लाई कम करना होता है। जो मनी का सप्लाई होता है मार्केट में, ठीक है, उसके फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं। अब देखेंगे जो ये मौद्रिक नीति होती है, ये जो मौद्रिक नीति में जो लक्ष्य या जो टारगेट, एक टारगेट फिक्स किया जाता है। ठीक है। पहले टारगेट फिक्स नहीं होता था, लेकिन अब देखेंगे तो ये 5 साल यानी कि 2016 में संशोधन करके अब क्या है, कानूनी तौर पे इस टारगेट को फिक्स किया जाता है। और ये जो टारगेट बनाया जाता है, ठीक है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाता है। किसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है। वही आप देखेंगे तो हमारा जो टारगेट अभी है 2026 तक हमें क्या करना है, हमें जो मुद्रास्फीति है, जो हमारी महंगाई है, उसको 4% के आसपास रखना है। कितने के, 4% के आसपास। हालांकि 2% ऊपर या नीचे हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि 2 से 6 के बीच में रखना है। ठीक है। तो मौद्रिक नीति आपने देखा। अब वही है, मौद्रिक नीति के लिए उपकरण का इस्तेमाल करता है। जैसे आपने CRR SLR वगैरह तो सुना होगा ना, ये आपने सुना होगा। ठीक है।
देखिए हम यहाँ बहुत डीप नहीं जाएंगे, हम वही बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस एक बार इत्मीनान से पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं, कम से कम बेसिक थोड़ा बहुत तो आपको पता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो ठीक है। तो CRR SLR ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए मौद्रिक नीति समिति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कब लाया गया था? 2016 में जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करके इसका गठन किया गया था, ठीक है, धारा 45 ZB के अंतर्गत। इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। RBI के गवर्नर जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? गवर्नर। बाकी जो इसमें 3 सदस्य और होते हैं, ठीक है, वो सरकार द्वारा चुने जाते हैं। और ये RBI की तरफ से इसमें 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है, यानी कि 3 लोग RBI की तरफ से होते हैं। इसकी जो बैठक होती है ये कम से कम वर्ष में, ठीक है, 4 बार होती है। ये मतलब वर्ष में कम से कम 4 बार इसकी बैठक होना जरूरी है। और बैठक के लिए कोरम कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर का पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं परिवर्तनीय रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर वो दर है, एक तरीके से वो ब्याज दर है जिसपे क्या करता है? RBI बैंकों को ऋण देता है और अल्पकालिक ऋण देता है। मुख्यतः 1 साल से कम के लिए ऋण अवेलेबल कराता है, जिस दर पे वो रेपो दर होता है। तो परिवर्तनीय रेपो दर क्या होता है? परिवर्तनीय रेपो दर वही रेपो दर ही है, बस उसमें अंतर क्या है कि इसकी जो अवधि होती है वो 1 दिन से अधिक और 14 दिनों के लिए होती है, यानी 2 से 14 दिनों के भीतर आपको पैसा रिटर्न करना होता है, ठीक है। अभी देखिए चर्चा में था ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं जहाँ जिनको उधार दिया जाता है उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दरअसल कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो चुने हुए होते हैं, जैसे कृषि हो गया, ठीक, आपका निर्यात हो गया, MSME हो गए, इन सबको जो भी ऋण दिया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर में दिया जाता है। और बैंकों के लिए मैंडेटरी है कि जितना भी वो टोटल ऋण दे रहे हैं, ठीक है, उसका करीब कुछ परसेंट, कुछ तो 40 हैं और कुछ 75% हैं जो इस सेक्टर में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में संशोधन किया गया इसमें, ठीक है। इस जो उधार दे रहे थे रिजर्व बैंक ने संशोधन किया, बैंकों से कहा कि क्या कहा? बैंकों से कहा भाई साहब देखिए, अब जो ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने ऋण कम बांटा है, कितना कम, यानी कि वहाँ प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम जहाँ पे ऋण दिया गया है, अब वहाँ पे करीब आप 125%, ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का करीब 125% अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। इसको इन्होंने इंटेंसिव फ्रेमवर्क कहा है। एक डी इंसेंटिव फ्रेमवर्क है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में ऋण कम दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें यह मान के चला जाएगा कि यहाँ प्रति व्यक्ति जो है 42,000 रुपये से अधिक, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बाकी अन्य जिले आ जाएंगे जो इसके बीच में होंगे, वहाँ पे 100% भारांश होगा, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना था। और आप जानते हैं ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो उधार दिया जाता है, इसका उद्देश्य ही है मुख्यतः जो कमज़ोर वर्ग हैं उन तक ऋण को पहुँचाना, ठीक है। और ये इससे कई समितियां भी बनी थी, गाडगिल समिति और घोष समिति, जो इसी उधार से जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक होता है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट याद रखिएगा, जो बैंक प्राइमरी सेक्टर में ऋण नहीं दे पाते, ठीक है, या अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, वो इस सर्टिफिकेट को खरीद लेते हैं। तो इससे दूसरे बैंकों को भी फायदा होता है और एक तरीके से दूसरे बैंक किसी और को प्राइमरी सेक्टर के अधिक ऋण दे सकते हैं, ठीक है। ये ऋण आपके लिए याद रखना है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जैसे जो भी घरेलू वाणिज्यिक बैंक होंगे, ठीक है, और जो भी विदेशी बैंक होंगे, विदेशी बैंक वो जिनके ब्रांच 20 से अधिक हैं, और घरेलू वाणिज्यिक बैंक जो भी होंगे वो जितना भी टोटल ऋण देंगे ऋण का, ठीक है, 40% उनको इस सेक्टर में देना होगा, प्राइमरी सेक्टर में देना होगा, ठीक है। अगर कोई विदेशी बैंक है 20 से कम उसकी ब्रांचेस हैं तो उसको भी 40% देना होगा। लेकिन एक कंडीशन है जो उस पर लागू नहीं होती, वो ये है कि जो ये 40% लोन देंगे, जो वाणिज्यिक बैंक घरेलू बैंक लोन दे रहे थे, उसका 18% इन्हें एग्रीकल्चर में देना होता था, ठीक है। अब जब किसी बैंक विदेशी बैंक का, ठीक है, कि ब्रांच 20 से कम होगा तो वो ये 18% वाला रूल इस पर लागू नहीं होगा। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, और लघु वित्त बैंक, ये दोनों करीब 75% अपने टोटल ऋण का करीब 75% ऋण कहाँ अवेलेबल कराते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद जो ये घरेलू वाणिज्यिक बैंक है, इसको ये भी याद रखिए कि कम से कम ये जितना ऋण देता है जो 40%, उस 40% का करीब 12% तो इसे कमजोर वर्ग को देना होता है,
और करीब 7.5% किसको देता है, सूक्ष्म लघु उद्योग को देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो जिस प्रकार से घरेलू वाणिज्यिक बैंक पे रूल्स लागू होते हैं, लगभग यही सारे रूल्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे भी लागू होते हैं। और आप देखेंगे जो प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, शहरी सहकारी बैंक हैं, उन पर भी ये रूल लागू होता है। ठीक है, जो सहकारी बैंक हैं उन पर भी ये रूल लागू होता है। अभी देखिए हाल ही में माइबर चर्चा में था। ठीक है, मुंबई इंटरबैंक आउटराइटर रेट चर्चा में था। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने कहा है कि हम एक नया बेंचमार्क लेके आएंगे, इस माइबर का इस्तेमाल अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, दरअसल ये क्या है, माइबर कुछ और नहीं है, ये एक ब्याज दर है। ठीक है, जिस पर कोई बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है, ऋण लेता है, और वो भी कोलेटरल फ्री। तो यानी ये भी क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से एक ये है लिबोर है, ये इंटरनेशनल रेट है। यानी जब दो इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, यानी कि एक अपने देश का मान लीजिए, किसी और देश का बैंक, दो आपस में ऋण लेते हैं, तो जो रेट वो देते हैं वो लिबोर के अंतर्गत देते हैं। ठीक है, अब आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई इसी को चेंज करने जा रही है। आरबीआई क्या करेगी, इसी लिबोर को चेंज करेगी। दरअसल होता क्या था कि लिबोर में आप सिर्फ ब्रिटिश पाउंड में ही इंटरेस्ट रेट जो होता था वो डिफाइन किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसने कहा है कि आरबीआई ने कि हम एक वैकल्पिक संदर्भ दर लेकर आएंगे। तो कम से कम याद रखिएगा वैकल्पिक संदर्भ दर। ठीक है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है, तो ये इसमें मुद्राओं का पूरा बास्केट होगा, और आप किसी भी मुद्रा के आधार पर क्या कर सकते हैं, दर को चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा। इसी तरीके से आप देखिए ये FIBL जो होते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करते हैं, ये यही रेट पे सलाह देते हैं। ठीक है, और इन्हें कंट्रोल भी करते हैं। और इनका विनियमन कौन करता है, तो इनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अभी देखिए एक और चर्चा में था कि आरबीआई ने क्या किया है, अभी इनके पास जितना सरप्लस पैसा आता है, इन्होंने करीब 2.11 लाख करोड़ रुपए किसको ट्रांसफ़र किए हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है, सरकारी संस्था है, सरकार को पैसे देगी ही देगी। लेकिन एक ट्रेंड याद रखिएगा, जो भी इन्होंने गवर्नमेंट को पैसा अभी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र किया है उसमें बस ये याद रखना है, क्या ये हमेशा बढ़ा है, क्या 2019 में जितना दिया, 2020 में जितना दिया, 2021 में जितना दिया, क्या हमेशा बढ़ा है? नहीं, बढ़ा नहीं है, ये घटा है और बढ़ा है। ठीक है, यानी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये घटा है और ये बढ़ा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आरबीआई अपने पास पैसा रखती है और गवर्नमेंट को बांटती है। तो इसके लिए बिमल जालान समिति बनाई गई थी जिन्होंने इस पर सलाह दिया था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक अर्थोपाय अग्रिम योजना है। तो ये योजना किससे जुड़ी हुई है, इसी योजना के अंतर्गत आप देखेंगे आरबीआई ऋण देती है। किसको, बैंकों को नहीं, बैंकों को नहीं देती। इस योजना के अंतर्गत आरबीआई किसको ऋण देती है, गवर्नमेंट को ऋण देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरेटरी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, उनको ऋण दिया जाता है। और अभी हाल ही में इसने कहा है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को करीब 60,000 से अधिक रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इस पे याद रखिएगा, इस पे जो रेपो रेट जो इस पे रेट लगता है, गवर्नमेंट को तो दिया उसने, ठीक है, तो किस रेट पे दिया, तो रेपो रेट पे ही लगता है। ठीक है, और गवर्नमेंट अगर इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा लेती है तो रेपो रेट के साथ साथ प्लस 2% उसे और भी क्या देना पड़ता है, 2% और मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और थी जो चर्चा में थी, इंपॉर्टेंट है ऋण जमा अनुपात। दरअसल ऋण जमा अनुपात सिर्फ आपको समझना है ये क्या है, इसमें यह है कि बैंकों के पास जितना पैसा आया है, मान लीजिए बैंकों के पास 100 रुपये आया है, तो उसमें से कितना % उन्होंने दूसरों को ऋण बांट दिया है। तो अभी देखा जाए रिसेंटली में तो ये अनुपात बढ़ा है, देखा ये गया है कि उनके पास जितना पैसा आता है करीब 75% तो ऋण दे देते हैं, और खासकर इनमें निजी बैंक तो और। तो ये इससे आरबीआई को क्या करना है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपके पास जितना पैसा आया आपने करीब 75% तो डिवाइड कर दिया, तो जब बांट दिया तो बैंकों पे जब रिस्क आएगा तो लोगों के पैसे डूबने का जो चांस होता है वो अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई ने अभी इस पर क्या किया है, चिंता व्यक्त किया है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के पास पैसा जाएगा, लोगों को डिवाइड कर देगा, तो इसका प्रभाव पूछेगा तो प्रभाव बता देना है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक वित्तीय समावेशन सूचकांक आया था। तो इस सूचकांक कौन जारी करता है, हमें इतना याद रखना है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ये सूचकांक जारी करता है, और ये प्रति वर्ष जुलाई महीने में इसे जारी किया जाता है, और ये अभी बढ़ा है।
यानी कि जो स्थिति बढ़ी है वित्तीय समावेशन को, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बैंकों से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक ऋण उठा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, तो इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना होगा। देखिए अभी क्या है, विनियमित संस्थाओं में विनियामक संगठन को मान्यताएं दी जा रही हैं। तो याद रखिएगा बस इतना कि इन संगठनों को, जो विनियामक संगठन, इनको मान्यता कौन देता है? सरकार मान्यता नहीं देती है, इसको भारतीय रिजर्व बैंक मान्यता देता है। और इनका जो गठन होता है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। ठीक है, दरअसल ये क्या करती हैं, ये खुद कंपनी के अंतर्गत ही गठित की जाती हैं और ये उनका एक तरीके से विनियमन करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ठीक है, लेकिन आरबीआई इन पे नज़र रखता है। देखिए अभी आरबीआई ने क्या किया है, जो यूनिवर्सल बैंक है, अभी आरबीआई ने कहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनसे कहा है कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आप आइए, हम आपको यूनिवर्सल बैंक बनने का चांस दे रहे हैं। ठीक है, तो दरअसल यूनिवर्सल बैंक होता क्या है, तो यूनिवर्सल बैंक सिर्फ बैंक की सुविधाएं ही नहीं देते हैं, मतलब पैसा जमा करना, ऋण देना ही सिर्फ यही सुविधाएं वो नहीं देते हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे बीमा करना और क्या करना, बीमा करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब कुछ करते हैं ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई यूनिवर्सल बैंक खोलना चाह रहा है तो कम से कम उसके पास, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए। और कोई अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई बैंक है जो भी बनना चाह रहा है यूनिवर्सल बैंक, ठीक है, तो कम से कम उसके पास 1,000 करोड़ रुपया तो होना ही चाहिए। 5 साल का एक तरीके से संतोषजनक प्रदर्शन भी होना चाहिए। ठीक है, उसका जो कुल एनपीए होगा वो 3% से कम होगा या उसके बराबर होगा, सॉरी जो इसका, हाँ, कुल एनपीए होगा, बाकी जो उसका एनएनपीए होगा वो करीब 1% या उसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद उसको लिस्टिंग भी होना चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट में वो एक्सचेंज भी हो, मतलब रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखिएगा, अगर कोई बैंक ऐसा बैंक खोलना चाह रहा है, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए कम से कम, तो उसकी न्यूनतम पूंजी, अधिकतम नहीं, न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्राथमिकता क्षेत्र वाले में कम से कम 75% ऋण भी ये देते हैं, अभी हमने देखा था। आरबीआई इनको लाइसेंस भी देती है। ठीक है, और आरबीआई इनको क्या करती है, अधिनियम 1949 के अंतर्गत कंट्रोल भी करती है। ठीक है, और इनका जो पंजीकरण होता है, पंजीकरण और लाइसेंसिंग में अंतर है। पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है और जो लाइसेंस दिया जाता है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत दिया जाता है। और इन्हें जो कंट्रोल भी करता है वो कौन करता है, इन्हें कंट्रोल आरबीआई करता है। ठीक है, और इनकी जो शुरुआत की गई थी 2014-15 के बजट में की गई थी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, जान लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए अभी शहरी सहकारी बैंक चर्चा में थे, सहकारी बैंक, जैसे कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक बनाया। ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपस में भी ऋण देते हैं, लोगों को भी ऋण देते हैं, एक तरीके से वही सहकारी बैंक है। तो अभी सहकारी बैंकों ने क्या किया है, आरबीआई ने कहा है भैया जो आप डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड बना रहे हैं, ठीक है, इससे रोकने के कहा है। दरअसल ये एक तरीके से इनका जो भी फायदा होता है, जो भी इनको लाभांश मिलता है, वो क्या करते हैं, इस लाभ को इस फंड में डाल देते हैं। ठीक है, बाद में ये क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा है कि भैया आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए और इस तरीके का फंड क्या करना है, नहीं बनाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसा आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से पैसा खींच करके उस फंड में जमा कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो शहरी सहकारी बैंक है, इनके कंडीशन इनको आरबीआई ने डाला है कि कम से कम 2026 तक आप उस 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाले टारगेट को प्राप्त करेंगे। कब तक, 2026 तक। ठीक है, देखिए अभी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो जो सेवा बैंक था उसका 50% वर्ष हुआ, तो ये चर्चा में था। तो दरअसल माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, जब कोई भी फाइनेंस बैंक गरीब व्यक्ति को करता है, ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय 3 लाख रुपए, ठीक है, करीब 3 लाख रुपए से कम हो, तो ऐसे सेक्टर को या फिर ऐसे फाइनेंस को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस। और इनको भी कंट्रोल कौन करता है, तो इनको भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। हाँ, इनकी स्थापना जो की गई थी, देखिए एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना की गई थी वो एक कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो वो मालेगाम कमेटी है। मालेगाम कमेटी ने कहा था सर इस तरीके का एक हमारे पास सेक्टर होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन वगैरह लेने जाते हैं तो यही लोग क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं। ठीक है, हालांकि ये इनमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर गरीब ही माने जाते हैं,
उनके लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वाले करते हैं, बाकी ज़्यादा अमाउंट होगा तो दूसरे करेंगे, ठीक है। देखो यार, एनबीएफसी पढ़ लेना। एनबीएफसी क्या है, ये नॉन बैंकिंग है, यानी कि बैंक नहीं है। क्या है, बैंक नहीं है। बैंक नहीं है तो सेविंग अकाउंट नहीं खोलते हैं। ये जो बचत खाता होता है, बचत खाता नहीं खुलता है। बचत खाता नहीं खुलता है तो इसलिए किसी को एटीएम भी नहीं देते हैं, और ना ही किसी को क्रेडिट कार्ड देते हैं, ना ही किसी को डेबिट कार्ड देते हैं। दरअसल होता क्या, एनबीएफसी में आप पैसा जमा तो कर सकते हैं, लेकिन ओनली फिक्स डिपॉजिट, यानी उसे डेली निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही एनबीएफसी कहलाती हैं। तो और भी एनबीएफसी होती हैं जो बैंक का काम नहीं करती हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस वगैरह करती हैं। तो जो इसी के आधार पे इनका रेगुलेशन भी होता है, यानी इसी के आधार पे इनका रेगुलेशन भी होता है, कहीं न कहीं फाइनेंस से ही जुड़ी होती हैं। तो देखिए, जैसे इनका जो विनियमन या कंट्रोल होता है, तो आप देखेंगे जो आवास बैंक है, जो आवासों को वित्त उपलब्ध कराता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, अब तो खैर आरबीआई करता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, जो होम लोन वगैरह होता है आपको, उसको भी तो आरबीआई कर रहा है। इसी तरीके से जो मर्चेंट बैंकर हो गए, वेंचर कैपिटल फंड या स्टॉक मार्केट से जो जुड़े हुए हैं, एनबीएफसी जुड़ी हुई हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। बीमा कंपनियों को कंट्रोल कौन करता है, तो आईआरडीए करता है, ठीक है। और चिट फंड को याद रखिएगा, चिट फंड को कौन कंट्रोल करता है, तो राज्य सरकारें करती हैं। जो निधि कंपनियां होती हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय। ये दो कम से कम नीचे का, चिट फंड और निधि कंपनियां, तो याद ही रखिएगा, ठीक है। एक और देखिए, एनबीएफसी P2P ऋण होता है। तो P2P का मतलब यह क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देता है, कोई बैंक नहीं देता किसी व्यक्ति को। एनबीएफसी पर्सन टू पर्सन, यानी P2P में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देता है। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, जैसे ऐप वगैरह, ठीक है। वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं और उसे ऋण देता है। इस तरह से अगर कोई एक ऋणदाता है, वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही ऋण दे सकता है। इस प्लेटफॉर्म से कितना ऋण दे सकता है, तो मैक्सिमम 50 लाख तक दे सकता है। ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अभी हाल ही में एनपीए चर्चा में था, तो अभी हाल ही में याद इतना ही रखना है कि बैंकों का एनपीए बढ़ा है कि घटा है। तो याद रखिएगा, बैंकों का एनपीए जो है वो कम हुआ है, ठीक है। जो वाणिज्यिक बैंक है उनका भी एनपीए कम हुआ है, ठीक। और देखेंगे तो इनका एनपीए 2.8 तक पहुंच गया है। टोटल एनपीए 0.6%। तो एनपीए बस ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एनपीए क्या हुआ है, एनपीए बढ़ा है। तो एनपीए आप जानते ही हैं, ठीक है। जब 90 दिनों तक आप जो भी ऋण लेते हैं, ना तो उसकी कोई किस्त चुकाते हैं और ना ही उसका मूलधन का कोई पैसा रिटर्न करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एनपीए में चला जाता है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में उसे गिना जाता है, ठीक है। वही जब अब 12 महीने से अधिक समय हो जाता है तो इनको डाउटफुल माना जाता है कि ये लगता है अब नहीं मिलेगा। और सब स्टैंडर्ड जो एसेट्स होते हैं 12 महीने से कम होता है तो उनको सब स्टैंडर्ड से रिडीम रखा जाता है। और जब यही, ठीक है, बैंक अपने राइट ऑफ या खाते में दर्ज कर दें कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, लॉस के रूप में दिखा दें, तो ये लॉस एसेट्स कहलाता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के इसमें एनपीए होते हैं। अब देखिए, ये होता ही है कि एनपीए मान लीजिए हो गया, ठीक है, तो लोग पैसा कैसे रिटर्न करेंगे। तो जब आप लोन लेने जाते हैं या कोई लोन लेने जाता है तो सिक्योरिटी रखता है ना, तो सिक्योरिटी रखता है। तो अब क्या होगा, सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत उसी परिसंपत्ति को कब्जे में लेके बेचा जाता है। तो ये एक्ट याद रखना है, किस एक्ट के अंतर्गत बेचा जाता है। बाकी और भी तरीके होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कंपनी खोलती है कि उनका एनपीए कवरअप किया जाए, तो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी खोली जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कंपनी क्या करेगी, ये उन्हीं परिसंपत्तियों का या तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करेगी जो 500 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। यानी कि ये कंपनी जब भी बनेगी तो वो कम से कम 500 करोड़ रुपए का एनपीए इनके पास समाधान करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रवाह पोर्टल भी बना हुआ है, ठीक है, एनपीओ को अब देखेंगे तो सॉर्ट आउट करने के लिए। अब देखिए, कुछ को लैंडिंग आता है। को लैंडिंग क्या होता है, एक तरीके से इसमें कई लोग, कई बैंक मान लीजिए मिल करके किसी एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति को ऋण देते हैं, मिल कर देते हैं। मान लीजिए किसी एक बैंक के पास उतना पैसा नहीं है तो दूसरे बैंक के साथ वो मिल जाएगा, और वो क्या करेंगे, उसकी कोई परिसंपत्ति होगी, उसके आधार पे वो उसे क्या करेंगे लोन अवेलेबल कराएंगे या ऋण अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब अवेलेबल तो आपने करा दिया, लेकिन अगर वो डूब गया तो उसकी जो परिसंपत्ति है उसको आपस में कैसे बांटेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, कंडीशन यही है कि अगर ये डूब गया लोन, ठीक है, तो कम से कम 20% इसका जोखिम उठाएंगे एनबीएफसी, बाकी उठाना पड़ेगा किसको, बाकी उठाना पड़ेगा बैंकों को, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक टर्म आता है विलफुल डिफाल्टर का। कौन है विलफुल डिफाल्टर,
मान लीजिए किसी ने ऋण लिया है और उसके पास 25 लाख रुपए से अधिक, कितना, या तो 25 लाख हो या फिर उससे अधिक, अगर उसके पास ऋण है, नहीं चुका पा रहा है, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कंडीशन ये है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब ये माना जा रहा है कि वो जानबूझ करके सक्षम है पैसा चुकाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं चुका रहा है। तो क्या हो सकता है, नहीं चुका रहा, तो ऐसे को हम क्या करेंगे, विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए कुछ और डिफॉल्टर होते हैं जो पैसा नहीं चुका पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डिफॉल्टर है, अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक है, किसी के पास बकाया है, अगर वो नहीं चुका पाया तो उसको लार्ज डिफॉल्टर कहते हैं। 25 लाख वाला जो था वो कौन था, वो तो डिफॉल्टर था। ठीक है, यानी 25 लाख से 1 करोड़ के बीच वाला जो था वो कौन सा, विलफुल डिफॉल्टर, उसे घोषित किया जा सकता था। लेकिन 1 करोड़ रुपया और उससे अधिक वाला जो होगा उसको लार्ज डिफॉल्टर, और ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, बैंकों के बीच में जो इंटर क्रेडिएटर समझौता, जो मैं भी बता रहा था कि बैंकों ने मिल करके किसी को लोन दिया, अब उसकी परिसंपत्तियाँ एक ही है। ठीक है, लोन कई बैंकों ने दिया था, अगर वो कंपनी डूब गई तो फिर आप कैसे कैसे उसको डिवाइड करेंगे बताइए। तब इसमें ये कहा गया है, आरबीआई ने कहा है कि देखिए, जिसने करीब जिसका ऋण 75% होगा उसके डिसीजन को माना जाएगा। ठीक है, या फिर जो ऋणदाता हैं उनकी संख्या अगर 60% होगी तो जो वो डिसीजन लेंगे वही माना जाएगा कि अब क्या करना है और कैसे डिवाइड करना है। फिर देखो यार, अगर कोई ऋण लेता है, ठीक है, ऋण लिया तो क्या होगा, अब उसके खिलाफ जो केस चलता है पहले तो जाएगा कहाँ पे, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT में जाएगा। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा और यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, 180 दिनों के भीतर डिसीजन लेंगे, हालांकि इसे बढ़ा करके 330 दिन भी कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ या फिर पालन नहीं किया गया, या फिर वो व्यक्ति चाह रहा है कि इसे क्या करें, अपील करें, तो इसके लिए वो अपील करेगा कहाँ पे, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो अपील करेगा। ठीक है, जब यहाँ अपील करेगा तो इसके बाद क्या वो कहीं अपील कर सकता है, जी हाँ, इसके बाद वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखना है कि जो भी ऋण, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए उन पे केस चलेगा NCLT में। ठीक है, NCLT के बाद फिर वो अपील कर सकते हैं कहाँ, NCLAT में, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ये उनके ऊपर होगा जिनका अमाउंट ज़्यादा होगा। वहीं अगर मान लीजिए किसी का अमाउंट कम है, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख के करीब है, तो उन पे क्या होगा, तो पहले DRT में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, ऋण वसूली अधिकरण DRT में जाएंगे। इसके बाद अब फिर वहाँ से वो अपील कर सकते हैं कहाँ, फिर उसके बाद वो अपील करेंगे DRAT में। ठीक है, वही ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में वो फिर अपील करेंगे। और इसके बाद ये फिर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि डिसीजन आने के 45 दिनों के अंदर आपको कहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा। फिर देखिए, इन्हीं सबको निपटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी बनाया है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। ठीक है, बस याद रखना है कि ये जो बोर्ड है वो एक वैधानिक निकाय है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, और ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर देखिए, जैसे बैंकों का ऋण डूब गया, NPA बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो अब यही NPA फिर क्या करेगी, बैंक बेचती है एक कंपनी को, उस कंपनी को बोलते हैं परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। ठीक है, उस कंपनी को बेच देगी। इस कंपनी के पास अधिकार होगा कि आप 8 साल के भीतर आप क्या करें, उस पैसे की वसूली कर लें। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे करीब 2022 में 29 ARC इस प्रकार की हैं जो काम कर रही हैं, और इनका जो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का जो गठन किया गया था वो नरसिम्हन कमेटी सेकेंड वाली, जो 1998 में गठित किया गया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो NPA खरीद सके। ठीक है, ये बैंकों से उनका NPA कुछ छूट पे खरीदती हैं और फिर इसके बाद क्या है, वही इनका लाभ होता है। हाँ, अब इनका प्रबंधन कौन करता है, ARC कंपनियों कंट्रोल में तो आती हैं किसके, ये RBI के कंट्रोल में होती हैं, और इनका जो प्रबंधन होता है आप देखेंगे, ठीक है, ये बैंकों से भी कुछ पैसा लेते हैं। ठीक है, जिनसे इन्होंने NPA खरीदा होता है करीब 1.5 से 2%, ठीक है, उस पर संपत्ति के मूल्य का NPA का ये शुल्क भी उनसे वसूल करते हैं। ठीक है, तो ARC कुछ नहीं है, क्या है, कंपनी है जो बैंकों का ऋण डूब रहा है, ठीक है, उसे वसूलती हैं दूसरों से, जो वसूली करता नहीं आते हैं घर घर पे, वो इसी के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन ये एआरसी कंपनी क्या कोई भी कंपनी बन सकती है? तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, जिसके इनका नेट ऑन फंड, यानी कि कोई कंपनी अगर बनना चाह रही है एआरसी, तो कम से कम उसे 300 करोड़ रुपए उसके पास होना चाहिए। इनका जो फंड होना चाहिए वो 300 करोड़ रुपए का उनका फंड होना चाहिए, और इनका जो पंजीकरण होगा वो आरबीआई के ही पास होगा। ठीक है, जो पंजीकरण होगा उसका आरबीआई के पास होगा। बाकी यही है कि आप देखेंगे जो इसका हेड बनेगा, जो सीईओ बनते हैं, वो क्या होंगे, कम से कम उसकी आयु जो होगी वो 70 वर्ष से अधिकतम, मतलब 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एआरसी कंपनी है, ठीक है, इनके क्या करती हैं, ये CAR भी मेंटेन करती हैं। यही हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यानी कि कैपिटल एडिकेट रेशियो, जो बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत है, वो ये मैनेज करती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्या ये एआरसी किसी से ऋण ले सकती हैं? तो ऋण वोड कुछ नहीं लेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या किस लिए बनी है, एनपीए खरीदने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं, ये याद रखना है। ठीक है, ये हाउस होल्ड सेविंग रेट्स क्या है, यानी कि जो पारिवारिक बचत है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली ये समझिए कोई परिवार कितना पैसा बचा ले रहा है, किस दर से बचा रहा है, वही वो रेट है। ठीक है, तो क्या भारत में ये जो बचत दर है, यानी जैसे आप ही मान लीजिए बचाते हैं, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, क्या आपकी बचत एक जैसी रही है? कभी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आया है? कभी आपने 100 बचाए होंगे, कभी 50 बचाए होंगे, कभी 200 बचाए होंगे, तो उतार चढ़ाव आया है। तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ भी देखा गया है। ठीक है, कभी ऊपर गया है तो कभी नीचे गया है। तो कभी भी पूछे हाउस होल्ड सेविंग रेट में क्या हुआ, उतार चढ़ाव अक्सर देखा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड हैं। अगर आपकी आय कम होगी, जैसे आपकी आय या बचत कम हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि आपका आय स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, आप ब्याज दर ज़्यादा पे कर रहे होंगे, मुद्रा महंगाई ज़्यादा होगी, आर्थिक स्थिरता जो होगी कम होगी, और सामाजिक सुरक्षा कवरेज आपको कम दिया जाएगा, तो आपकी बचत प्रभावित नहीं होगी, होगी ना। अभी देखिए वस्तु एवं सेवा कर चर्चा में था। ठीक है, दरअसल हुआ क्या है कि क्षतिपूर्ति उपकर जो होगा वो 2026 में समाप्त हो जाएगा। क्षतिपूर्ति उपकर जो था जीएसटी के अंतर्गत, वो राज्यों को यहीं से क्या पैसा दिया जाता था, माना जाता था जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो क्षतिपूर्ति उपकर है, जो कुछ वस्तुएं थी लग्जरी सीन्स और डिमेरिटिव गुड्स पे लगाए जाते थे, अभी समाप्त हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट फिर से इसकी समीक्षा करना चाह रही है। ठीक है, दरअसल जो क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था, आप देखेंगे लग्जरी सीन और डीमेरिटिव गुड्स पे 28% तो लगता ही लगता था। इसके बाद एक क्षतिपूर्ति उपकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ठीक है, तो ये वस्तुएं होती क्या हैं, इनकी डिफिनेशन पूछ सकता है। लग्जरी गुड्स क्या हैं, सीन गुड्स क्या हैं, और डीमेरिट गुड्स क्या हैं? तो लग्जरी गुड्स याद रखिएगा जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में इनको काफ़ी महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, एसयूवी लेते हैं, इस प्रकार की ये लग्जरी गुड्स हैं। सीन गुड्स क्या होता है? सीन गुड्स और डीमेरिट गुड्स में दो अंतर हैं। जो सीन गुड्स होते हैं वो समाज को प्रभावित करते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, और जो डीमेरिट गुड्स होते हैं वो उपभोक्ता, यानी जो व्यक्ति उसे इस्तेमाल करता है उसके लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे सीन गुड्स में आप देखिए गैम्बलिंग हो गया, शराब हो गया, ये समाज के लिए नुकसानदेह है, जुआ वगैरह। ठीक है, और वहीं पे आप देखेंगे सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, ये डीमेरिट गुड्स हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी पे फिर से क्षतिपूर्ति कर लगा सकती है। बाकी देखिए जीएसटी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें स्लैब याद रखिएगा, 0%, 5%, 12%, 28% इसका मैक्सिमम स्लैब है, और 0% इसका सबसे कम स्लैब है। ठीक है, गवर्नेंस या फिर इसको जो गवर्नेंस किया जाता है वो जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद आप देखेंगे ये एक संवैधानिक हो गया, संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 279A में इसके बारे में मेंशन किया गया है, और ये 101 जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। और इस परिषद का जो गठन करते हैं, जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? याद रखना बालक, यही गठन राष्ट्रपति करता है, संसद भी नहीं करती है। इसका गठन जो होता है वो राष्ट्रपति करता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, क्या पीएम होते हैं? पीएम भी नहीं होते हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो इसी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हाँ, और इसमें जो डिसीजन लिया जाता है, इसमें राज्य भी तो इंक्लूडेड है। तो जो राज्यों के पास वोटिंग का अधिकार है ना, वो 2/3 है, और जो सेंटर केंद्र सरकार के पास है वो 1/3 है। और अगर किसी भी मत को, ठीक है, डिसीजन को पारित करना होगा तो उसके लिए वोटिंग की ज़रूरत होगी 3/4%, मतलब 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी पास करने के लिए। 2/3 राज्यों के पास है,
और केंद्र सरकार के पास कितना है, 1/3, ये याद रखना है। जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसके जो मंत्री होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और ये जीएसटी परिषद जो है वो आर्टिकल 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, जिसे 101 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं, जैसे जीएसटी की अगर प्रॉब्लम हुई तो कहाँ पर अपील करेंगे, तो पहले जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद वहाँ सुनवाई संतुष्ट न होने पे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जाती है। और इसके बाद इनके अगर आप अधिकरण के फैसले से खुश नहीं है कोई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ठीक है, और ये जो जीएसटी आप देख रहे हैं, जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसमें जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन सलाह लेनी पड़ेगी, आपको सलाह लेनी पड़ेगी मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा किसी नामित व्यक्ति से सलाह लेकर के ही आप इस अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। और इस अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले हो। और ये पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा। ठीक है, फिर देखिए नीचे है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, दरअसल एक संरचना है या ऐसी कंडीशन को ये दिखाता है जब जीएसटी जो दर होती है, ठीक है, जो टैक्स की दर है वो कच्चे माल पर अधिक लगती है और उसी माल से बने हुए उत्पाद पे वो कम लगती है। जैसे आप देखेंगे जो हम ट्रांसफार्मर बनवाते हैं तो उसमें एक स्टील यूज होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पे। उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा जीएसटी लेती है और वही जब ट्रांसफ़र बन जाता है तो उसकी जीएसटी रेट कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या है। देखिए फिर इसके बाद देखते हैं ये कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जैसे आपने कोई भी पूंजी खरीदी, जैसे ज़मीन खरीदा हो, सोना खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, तो जब आप उसे खरीदते हैं, उसे बेचते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे एक तरीके का जो आपको लाभ होता है उस पर एक टैक्स लेती है। वही क्या कहलाता है, वही कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो ये 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म, यानी अगर कोई भी चीज़ लेकर के आप कम समय में बेचते हैं करीब, तो अब उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, इसका जो टैक्स होता है इसमें टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसके एग्जांपल क्या हैं, जब आप कोई भी अचल संपत्ति लेते हैं, ठीक है, यानी जो चल नहीं सकती, जैसे भूमि है, तो इसके लिए 24 महीने है। जब आप कोई चल संपत्ति लेते हैं जैसे गोल्ड, यानी गोल्ड के लिए 36 महीने हैं। कितना है, 36 महीने। यानी अगर आप सोना लेके 36 महीने तक अपने पास रखते हैं, 3 साल तक, और 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं या तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही 3 साल के बाद अगर गोल्ड को बेचते हैं, यानी कि चल संपत्ति को बेचते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा। और 24 महीने के बाद अगर किसी परिसंपत्ति को बेचते हैं जो अचल है, ठीक है, तो उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं आप देखिए जो सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन पे जो अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं और करीब 1 साल 12 महीने के अंदर बेचते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं 12 महीने से ऊपर होने पे क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, तो अभी नई योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसको करीब 12.5% कर दिया गया है। ठीक है, कुछ और भी मतलब टैक्सेज हैं जो एक तरीके से संपत्ति पे लगते हैं, संपत्ति पे कर लगने वाले हैं। तो विरासत कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, एस्टेट ड्यूटी हो गया। याद रखना ये भारत में नहीं लगता, पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, विरासत कर भारत में नहीं लगता, संपत्ति कर नहीं लगता, एस्टेट ड्यूटी नहीं लगता। भारत में क्या लगता है तब, भारत में उपहार कर लगता है। उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स लगता है। जब आप किसी को गाड़ी गिफ्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर आप टैक्स ले सकती है। ठीक है, वैसे सामान्यतः आप किसी व्यक्ति को कितना गिफ्ट कर सकते हैं, तो 50,000 रुपये का गिफ्ट कर सकते हैं जो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, अगर 50,000 से अधिक होगा तो क्या होगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और दूसरा वो आयकर स्लैब के अनुसार लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसके अपवाद भी हैं, जैसे किसी को दहेज देना। ठीक है, देखो करीबी रिश्तेदार से आप कोई उपहार प्राप्त करते हैं या दहेज देते हैं, शादी के उपलक्ष्य में कोई उपहार देते हैं, तो ये सब छूट है। ठीक है, उस पर ये नहीं लगता। लेकिन याद रखना है कौन सा कर भारत में नहीं लगता, विरासत कर, संपत्ति कर और एस्टेट ड्यूटी नहीं लगता। ये दोहरा कराधान बचाव समझौता याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत ने मॉरिशस के साथ एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया है।
ठीक है। दरअसल ये क्या होता है, ये टैक्स दोहरा कराधान बचाव समझौता, दरअसल क्या होता है कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, जो दो देशों में है, मान लीजिए इंडिया में है और वही कंपनी कहाँ है, मॉरिशस में है। तो ये कंपनी क्या करती है, दोनों जगह गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ठीक है। तो दोहरा कराधान हो गया। जब दोनों जगह टैक्स देती है, लेकिन अब होता क्या है कि कंपनी के दो जगह यूनिट है, तो वो इंडिया में क्या करती है, कम लाभ दिखा देती है, भले लाभ अधिक हुआ हो, और मॉरिशस में अधिक लाभ दिखा देती है। मान लीजिए इंडिया में जो टैक्स देना हो वो टैक्स दर ज़्यादा हो, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे कम लाभ दिखा देगी, तो इसे कम देना पड़ेगा। मॉरिशस में क्या करेगी, अधिक दिखा देगी। तो एक तरीके से ऐसे देशों को नुकसान होता था, तो इन दोनों देशों ने मिल करके, यानी ऐसे देश मिल करके क्या करते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं। कहते हैं कि टैक्स हम एक ही जगह लेंगे इस कंपनी से, चाहे आप लीजिए चाहे हम लेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, फिर हम आपस में क्या करेंगे, हम आपस में टैक्स को बांट लेंगे, ठीक है। तो यही होता है दोहरा कराधान बचाव समझौता। और ऐसा इसलिए भी कहा गया, मतलब किया गया कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से बचा जाए, ठीक है। तो भारत ने करीब 1982 में समझौता किया था इस तरीके का, किससे, मॉरिशस से, और ये पहला देश भी था जिसके साथ ऐसा समझौता किया गया था। वर्तमान में कितने हैं, करीब 93 देश हैं जिनसे भारत इस प्रकार का समझौता कर चुका है। उसी तरीके से देखिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि, ठीक है, पूरे विश्व के लिए एक ही कर लाने का ये प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और भी संस्थाएं हैं, कुछ और भी संस्थाएं जो इस प्रकार के कर की अनुशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये OECD का याद रखिएगा, जो वैश्विक न्यूनतम कर है, ये किसकी पहल है, वैश्विक न्यूनतम कर, OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की पहल है, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए शुल्क वापसी क्या होता है, एक टर्म आता है शुल्क वापसी। शुल्क वापसी कुछ और नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जब आप कोई माल आयात करते हैं, कच्चा माल आयात करते हैं, ठीक है, उससे कोई वस्तु बनाते हैं, तो वस्तु बनाने के बाद जब आप इसे निर्यात करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो आपको उसी आयातित वस्तु पर छूट दे दी जाती है, या इस बनी हुई वस्तु पे छूट दे दी जाती है। तो इसी को एक तरीके से कहा जाता है शुल्क वापसी। शुल्क वापसी किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है। फिर देखिए एक प्रकार का टैक्स आता है विंडफॉल टैक्स। क्या है विंडफॉल टैक्स, जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण कोई भी कंपनी, ठीक है, ज़्यादा लाभ कमा ले, यानी एक तरीके से समझिए कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लाभ कमा ले, अप्रत्याशित लाभ कमा ले, तो उस पर ये टैक्स लगता है, ठीक है। और ये टैक्स अभी देखेंगे हाल ही में कच्चे तेलों पर जो था उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही बेसिकली लगाया जाता है, ठीक है। देखिए डिजिटल पब्लिक क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंतर्गत क्या करना है, लोगों को अवसंरचनाएं उपलब्ध करानी है कि वो डिजिटल तौर पे एक दूसरे से जुड़ें, ठीक है, और डिजिटल तौर पे उनकी पहचान हो, पेमेंट करें वगैरह वगैरह। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का कौन सा है, तो इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक याद रखना क्या है, भारत का DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरीके से वैश्विक स्तर पर कौन कौन से DPI हैं, तो वन फ्यूचर अलायंस, ये G20 इंडिया प्रेसिडेंसी का है। वन फ्यूचर अलायंस क्या है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कभी कभी जरूरी हो जाता है कि बस हम इतना याद रखें वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। और देखिए, और ये क्या है, ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का DPI ही है, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। देखिए यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जो आप फ़ोन पे वगैरह यूज करते होंगे, लोग जानते होंगे, आप एक प्रकार का सिस्टम या यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको UPI कहते हैं, ठीक है। अब UPI है तो वही जो आप फ़ोन पे चलाते हैं, जो आपको फैसिलिटी मिलती है, UPI वही फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराता है। जैसे आप मोबाइल के माध्यम से कभी भी कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। हाँ याद रखिएगा ये खुदरा मूल्य से जुड़ा होता है, यानी कि रिटेलर से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका विकास किसने किया है, विकास से पहले ये देख लेते हैं कि जो UPI है, ये कुछ देशों ने भी भारत का UPI इस्तेमाल किया है, जो NPCI ने बनाया है, ये कुछ देश हैं जो भारत के UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें आपका देखेंगे श्रीलंका है, ठीक, मॉरिशस है, फ्रांस भी है, याद रखिएगा, यूरोप में फ्रांस भी है, फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात भी है, सिंगापुर भी है, ठीक है, और भूटान और नेपाल भी है, और भी हाल ही में, ठीक है, आप देखेंगे तो त्रिनिदाद एवं टोबैको, ठीक है, एक तरीके से जो आप कह लीजिए कि मध्य अमेरिकन या कैरिबियन देश हैं, त्रिनिदाद एवं टोबैको,
इन्होंने भी अपनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कभी पूछेगा तो बस याद रखना है कि कौन कौन देश हैं। श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल भारत का यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, भारत में यूपीआई की शुरुआत आप देखेंगे तो 2016 से हुआ था, और इसकी जो शुरुआत हुई वो किसने किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जो एनपीसीआई को बनाया गया था वो किसने बनाया था? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ दोनों ने मिलकर एनपीसीआई का विकास किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था खुदरा भुगतान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अभी यूपीआई जो आप फ़ोनपे वगैरह यूज करते हैं, तो अभी इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 1 लाख रुपए तक ही इसकी सीमा थी, अभी 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से एक यूपीआई 1 to 3 पेमेंट आता है जो फीचर्स फ़ोन्स के लिए होता है, जिसमें बेसिकली नेट नहीं होता और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध होता है। ठीक है, 12 भाषाओं में उपलब्ध होता है, और ये इसकी भी सीमा 10,000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई। एक यूपीआई लाइट होता है जिसमें आप बिना पिन दिए दर्ज किए भी क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, एक तरीके से वॉलेट की तरह होता है। और यूपीआई लाइट में आप करीब 5,000 रुपये तक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इसी यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ना, तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड कंपनी भारत में बनाई गई है। ठीक है, जो 2020 में स्थापित की गई थी, यही ये मामले देखती है, इतना याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से कि यूपीआई वन वर्ल्ड करके इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ये G20 देशों के लिए चलाया जा रहा है। जो G20 देश हैं उनके लिए यूपीआई वन वर्ल्ड चलाया जा रहा है, याद रखना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस यही करना है कि जो आप देख रहे हैं जो पेमेंट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो पेमेंट हैं, त्वरित भुगतान प्रणालियां हैं, इन्हीं को विकसित करना है। यानी देशों को आपस में जोड़ना है कि बैंक आपस में क्या करें, एक दूसरे को बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। ये प्रोजेक्ट नेक्सस, तो प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखना है। ठीक है, किसने किसने शुरुआत किया था इसकी? तो इसकी शुरुआत किया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसने इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अभी भारतीय रिजर्व बैंक भी इसमें शामिल हो गया है। और ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसके अंतर्गत अभी 2026 में शुरू करने वाले हैं। भारत करीब 4 देशों के साथ, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला है। ठीक है, यानी कि ये आपस में दो बैंक क्या करेंगे? एक दूसरे से लेन देन भी करेंगे। देखिए, सेबी के बारे में जानते हैं, जो आपने जाना, आप जानते ही होंगे सेबी क्या करता है। तो जो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट है उसे कंट्रोल करता है। तो इसकी कुछ पहले हैं, याद रखिएगा। स्कोर किसकी पहल है? तो ये सेबी की पहल है, जिसके अंतर क्या 21 दिन के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, शिकायत होगी, तो उसका हम समाधान करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप भी होता है। ठीक है, पंप एंड और डंप स्कीम किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत है, याद रखना है। पंप और डंप स्कीम किसकी है? सेबी की है। ये नहीं कि कहीं कचरा फेंका जा रहा है। ठीक ना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? एक तरीके से ये भी गैर कानूनी है, ये भी इसी के अंतर्गत है। ये जो सेटलमेंट चक्र है, ये किस चीज़ की सेटलमेंट की बात कर रहा है? तो ये भी सेबी से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल एक सेटलमेंट चक्र जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि भैया जो आप एक दिन में, ठीक है, जो भी दो लोग आपस में ख़रीदारी करते हैं, कोशिश ये की जाए कि उसी दिन बाज़ार बंद होते होते इनका समाधान कर दिया जाए, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ जो शेयर्स हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो पहले T1 T2 था, यानी एक दिन लगता था T+1 में, T+2 में 2 दिन लगता था। अभी T+0 लाया गया है, यानी एक ही दिन में समाधान करना है। ठीक है, तो सेटलमेंट चक्र कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये भी सेबी मार्केट से ही, ठीक है, जुड़ा हुआ है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी चर्चा में था, क्योंकि अभी 500 करोड़ रुपए की इसकी पूंजी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आप जानते हैं मुंबई में है। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ये बाज़ार है एक तरीके का, और ये एक इंडेक्स जारी करता है। भारत का पहला इंडेक्स इसने ही जारी किया था, इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स। इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स कौन जारी करता है? कोई गवर्नमेंट सरकार नहीं जारी करती, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे जारी करता है। ये हमें याद रखना है। देखो यार, ये कोलोकेशन पूछ दे, कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग क्या है? तो कुछ और नहीं है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये भी सेबी या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो ब्रोकर होते हैं वो अपने सर्वर स्थापित करते हैं। कहाँ पे?
स्टॉक मार्केट में जा करके अपने सर्वर स्थापित करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, तो वही कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग कहलाता है। ठीक है। अभी वित्तीकरण क्या है? ठीक है, अभी भारत में अति वित्तीकरण देखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है, यानी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वित्तीकरण क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे। तो वित्तीकरण दरअसल एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग, ठीक है, भौतिक परिसंपत्तियों में, जो अस्थायी परिसंपत्तियां हैं उनमें इन्वेस्ट न करके ज़्यादातर वित्तीय परिसंपत्ति जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह में ज़्यादातर निवेश करने लगते हैं। ठीक है, तो जब निवेश करेंगे तो कुछ ही लोगों को, कुछ सब तो निवेश कर नहीं पाएंगे, कुछ ही लोग निवेश करेंगे तो कुछ को ही क्या करें होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे इस समय लोग SIP वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो वित्तीयकरण कहलाएगा। ठीक है। एक आता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट कुछ नहीं है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पहले से ही अनुबंध किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये भविष्य के मार्केट, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो खरीदारी वगैरह की जाती है वो भविष्य में की जाती है। ये एक तरीके से ये डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं, और इन्हें आप दो ही जगह कर सकते हैं, वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में और ओवर द काउंटर मार्केट में। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट वो होता है जहाँ जो कंपनियां आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं होती हैं, यहाँ पे दलालों के माध्यम से किया जाता है। जो ब्रोकर्स होते हैं घर घर जाके क्या करते हैं, इस तरीके के डीलिंग करते हैं। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे वायदा बाजार, फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन और स्वैप्स, ये किसके पार्ट हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट्स के पार्ट हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है इस पर। तो अभी जो भारत की एक केयर एज करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये भारत पहले सॉवरेन रेटिंग एजेंसी बन गई है। ठीक है, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो है भारत की केयर एज, वो वर्ल्ड लेवल की बन चुकी है। ठीक है, उससे पहले देखेंगे आप वर्चस्व किसका था, अमेरिका की 3 कंपनियां थीं, S&P, मूडीज और फीच। दरअसल ये क्या करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, ये अनुमान लगाती हैं, अंदाज़ा लगाती हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, ये अंदाज़ा लगाती हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो ऋण ले रहा है, ठीक है, क्या वो ऋण अवेलेबल या उपलब्ध करा पाएगा, चुका पाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ यही काम करती हैं। तो जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं वो क्या करती हैं, वो देशों की रेटिंग करती हैं कि क्या कोई देश अगर किसी देश से ऋण ले रहा है तो क्या वो ऋण उपलब्ध करा पाएगा, जल्दी से दे पाएगा, रिटर्न कर पाएगा। तो वो सॉवरेन, तो भारत की अभी केयर एज ऐसी बन चुकी है। ठीक है, भारत की और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं। अच्छा, ये एक और होता है क्रेडिट ब्यूरो। ठीक है, तो क्रेडिट ब्यूरो में बस इतना याद रखिएगा, वो थोड़ा सा इससे ये अलग होता है कि क्रेडिट ब्यूरो के पास इन्फॉर्मेशन होती है, सबका जो डेटा होता है वो क्रेडिट ब्यूरो के पास होता है, लेकिन जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं वो रेटिंग करती हैं। ठीक है, क्षमता का आकलन करती हैं। तो भारत में अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा ना, उसका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, उसका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। सिविल स्कोर कौन तय करती हैं, वो यही तय करती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर बैंक लोगों को ऋण देते हैं या नहीं देते हैं। हालांकि बाध्यकारी नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग खराब है तो आपको बैंक ऋण ना दे, वो तो बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये भारत में जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ किसके द्वारा विनियमित होती हैं, मुख्यतः ये विनियमित होती हैं सेबी द्वारा, मुख्यतः। ठीक है, और आप देखेंगे सेबी में 7 प्रकार की हैं, 7 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कहाँ पे हैं, रजिस्टर्ड हैं। वो इन्फॉर्मिक्स हैं, इंडिया रेटिंग्स हैं, ब्रिकवर्क रेटिंग्स हैं, ठीक है, एक्यूट हैं, इकरा है, केयर है और क्रिसिल है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी देखिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिस क्षेत्र में रेटिंग करती हैं वो भी थोड़ा इनका विनियमन करते हैं। तो आप एक तरीके से देखिए कि सेबी ही नहीं सिर्फ करता, सेबी करता है, RBI करता है, IRDA करता है, PFRDA भी करता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः कौन करता है, तो सेबी के पास वो रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, RBI के पास भी आप देखेंगे तो RBI ने भी इन्हें मान्यता दी है। तो ब्रिक वर्क को छोड़ करके, ब्रिक वर्क रेटिंग को छोड़ करके RBI ने सभी 6 क्रेडिट एजेंसियों को मान्यता दी है, यानी कि RBI इनकी बात सुनता है, बैंकों से कहता है कि आप इन पे ही ध्यान दें। ठीक है, फिर देखिए इनविट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनविट्स याद रखना, इनविट्स और कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का फंड होता है, निवेश करने का एक तरीके का माध्यम होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ये भी होता है। लेकिन ये कहाँ पे निवेश करते हैं, ये केवल अवसंरचना में निवेश करते हैं, जैसे रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, पाइपलाइंस हैं, इनमें निवेश करते हैं। यानी कि इनविट्स में जो भी फंड प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ अवसंरचना में निवेश होता है। ठीक है, और ये जो प्राप्त होते हैं इनविट्स में, इसमें यूनिट्स होते हैं,
शेयर की जगह पे इनमें यूनिट्स होते हैं और ये भी स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं और ख़रीदे जा सकते हैं। यानी कि आप अगर यूनिट्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्विट्स हैं। ठीक है, देखिए फ्रंट रनिंग है। फ्रंट रनिंग एक तरीके का क्राइम है। कहाँ पे? शेयर मार्केट में, जहाँ पे क्या किया जाता है, पहले से ही ऑर्डर का पता कर लिया जाता है शेयर के बारे में। तो एक तरीके से ये फ्रंट रनिंग कहाँ से जुड़ा हुआ है? शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, ये इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये कौन जारी करता है? तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स याद रखना, कौन जारी करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे जारी करता है। ठीक है, इसमें दरअसल होता क्या है कि ये दिखाया जाता है कि ये मार्केट जो होगा, जो स्टॉक मार्केट होगा, वो 30 दिन के या अगले 30 दिन, भविष्य में 30 दिन में कैसे उतार चढ़ाव इसमें रहेंगे, इसका एक अनुमान लगाया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, कौन जारी करता है, उसमें क्या किया जाता है। देखिए हम बहुत सी चीज़ें छोड़ रहे हैं, हमको पता है। ठीक है, दरअसल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो संभावना उनके आने की कम है। आपके पास बचे हैं 20 दिन से भी कम, तो इसमें आप करेंगे क्या? तो पॉसिबिलिटी पे काम करना है। ठीक है, बस यकीन मानिए, विश्वास रखिए, ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फ़ायदा होगा इससे। इसको मेन पर्पस जो इसका बनाने का है सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है दोस्त, ये सच में एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उस आधार पे वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए इंटरनेट क्या है, हालांकि थोड़ा सा जान लेते हैं बस। तो इसे इन्फोसिस के सह संस्थापक नीलकड़ी ने कहा है कि भैया इसकी शुरुआत की जाए। इंटरनेट की तरह ये भी सभी चीज़ों को आपस में जोड़ता है, सभी डिजिटल चीज़ों को। अब इसमें क्या होगा, ये उन लोगों को जोड़ेगा जो वित्तीय इकोसिस्टम है, जो फंड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि बिना इंटरनेट के भी चले। ये परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? तो परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती, यानी कि इसे आपने खरीद लिया, इसका कोई डेट नहीं कि आपको कब रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पर जब तक आप रिटर्न नहीं करते हैं तब तक वो जो बॉन्ड का जारी करता है आपको ऋण देता, सॉरी, आपको ब्याज देता रहेगा, और जब वो कहेगा तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। बाकी आप इसे शेयर मार्केट में बेच भी सकते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट कौन जारी करता है? तो बस याद रखना, सेबी जारी नहीं करता है, ये एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जारी करते हैं, और वैसे व्यक्ति के लिए जारी करते हैं जो भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है कि इन्वेस्ट करें, लेकिन वो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता। यानी कि बिना सेबी में रजिस्टर्ड हुए ही कोई व्यक्ति भारतीय शेयर मार्केट में जो निवेश करता है वो किस माध्यम से करता है? तो पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से करता है। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, अभी आप देखिए जो गांधीनगर है गुजरात में, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो यानी सोना चांदी होगा, आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो कैरी ट्रेड होता है, ये क्या ट्रेड होता है? तो कैरी ट्रेड में क्या होता है कि विदेशी मुद्राएं खरीदी जाती हैं, जैसे उनका रेट बढ़ता है आप उसे बेच करके लाभ कमा सकते हैं। तो कैरी ट्रेड किससे जुड़ा हुआ है? फॉरेन मुद्राएं या विदेशी मुद्राओं से जुड़ा हुआ व्यापार है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भारत का व्यापार घाटा क्या अभी बढ़ा है कि घटा है, बताइए। तो जैसे अगर देखा जाए तो भारत का जो व्यापार घाटा है, वो जो 10 लोगों से भारत व्यापार करता है टॉप 10 में, उनमें से 9 के साथ तो हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। और संख्या के आधार पर देखेंगे तो जो विश्व में जितने भी देश हैं, 193 कंट्री हैं, तो कम लोगों के साथ, यानी कम कंट्रियों के साथ हमारा व्यापार घाटा है। ठीक है, हम सरप्लस में अधिक के साथ हैं, लेकिन अगर मूल्य के आधार पर देखेंगे तो हमारा व्यापार घाटा ज़्यादा है। ठीक है, तो 2023-24 में अगर हम अपनी कंडीशन देखें तो क्या है? तो जो हम सबसे ज़्यादा जो हम ट्रेड करते हैं किसी के साथ, जो हमारा रिलेशन है ट्रेड करने का, वो कौन आता है? वो आता है चीन। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड हम किसके साथ करते हैं? चीन, उसके बाद अमेरिका के साथ करते हैं। वहीं आप देखेंगे जो हमारा सबसे घाटा, जो व्यापार घाटा है, जो बढ़ा है, अभी बढ़ा है, वो चीन के साथ बढ़ा है, रूस के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ और हांगकांग के साथ बढ़ा है। यानी याद रखना है ना, पूछ सकता है कि किसके साथ अभी हाल ही में हमारा घाटा बढ़ा है। वही घाटा कुछ कम भी हुआ है, व्यापारिक घाटा कम हुआ है, वो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, इराक, और इनके साथ क्या हुआ, हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है। तो व्यापार घाटा आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? व्यापार घाटा मतलब मूल्य के आधार पे हम देखते हैं कि हम कितना आयात और कितना निर्यात कर रहे हैं। अगर हमारा आयात ज़्यादा होगा, ठीक है, और निर्यात कम होगा, तो हम उसे व्यापार घाटा कहेंगे मूल्य के आधार पे। ठीक है, इसके बाद अब ये घाटे का कारण क्या है भारत में? तो यार घाटे का कारण हमेशा याद रखना दोस्त, घाटे का कारण क्या होगा? घाटे का कारण तो वही होगा ना कि अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे
तो आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं तभी तो घाटा होगा हमारा। और उपभोग पैटर्न में, यानी जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, विदेशी चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं तभी तो बढ़ेगा। घरेलू नीतियाँ अच्छी ना हो, तो ये सब चीज़ें हैं, एक अंडरस्टूड है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड करना होगा, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए विश्व में कुछ कंडीशन है भारत की कि हम कैसे कैसे निर्यात करते हैं, ठीक है। तो जो हम कृषि निर्यात करते हैं उसमें हमारा 8वां स्थान है, यानी विश्व में जितने भी देश हैं 1 2 3 4 5 करके जो कृषि का निर्यात करते हैं उस निर्यात में हमारा 8वां स्थान है, ठीक है। वही अगर वस्तु निर्यात करते हैं तो हमारा कौन सा स्थान है, 18वां है। वही सेवा निर्यात में हमारा कौन सा स्थान है, तो 7वां है। यानी कि अगर इनमें देखा जाए तो हम सेवा निर्यात में बेहतर हैं, इसके बाद सेवा निर्यात आता है, फिर कृषि निर्यात, और फिर इसके बाद वस्तु निर्यात आता है। निवेश, ठीक है। एफडीआई जानते हैं ना, जानते तो होंगे। जैसे कि भारत में क्या होगा, भारत में अगर किसी का शेयर स्टॉक मार्केट में 10% से अधिक है तो वो भी एफडीआई में आता है। दूसरा, अगर वो किसी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो भी किस में आएगा, इक्विटी शेयर वगैरह खरीदता है, ठीक है, तो वो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही कहलाएगा। यानी कोई विदेशी आकर के भारत में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो एफडीआई कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत का एफडीआई, ठीक है, हम देखें तो अभी हमारा एफडीआई थोड़ा सा हमारे यहाँ कम आया है। जो 22-23 में आया था, 23-24 में थोड़ा सा हमारे यहाँ एफडीआई कम आया। और अगर एफडीआई देखें कि सबसे अधिक कहाँ पे आया है, सबसे कम कहाँ पे आया है, तो भारत जो सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करता है, ठीक है, तो किस देश से प्राप्त करता है, तो सिंगापुर से प्राप्त करता है। इसके बाद मॉरिशस है, फिर इसके बाद अमेरिका है। वहीं जो सर्वाधिक एफडीआई वाला क्षेत्र है, कौन सा सेक्टर प्राप्त करता है, कहाँ लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला क्षेत्र है। इसके बाद सेवा सेक्टर आता है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके निर्माण गतिविधियाँ, ठीक है। और राज्य कौन सा है भैया, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैसा आता है विदेशी, ठीक है, इन्वेस्ट किया जाता है एफडीआई द्वारा, फिर गुजरात आता है, फिर कर्नाटक आता है। लेकिन हाँ, अगर पिछले हम 24 सालों में देखें क्या फ्लो रहा है या किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबसे ज़्यादा निवेशक जो आए हैं कहाँ से आए हैं, तो मॉरिशस से आए हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो सेक्टर जो था सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा आया है, तो वो आया है सेवा क्षेत्र में। किस में आया है, सेवा क्षेत्र में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे याद रखना, ठीक है। आजकल यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया और यही सब पूछता है, पिछले 2 साल से यही पूछ रहा है। क्या भारत के सभी सेक्टरों में एफडीआई आ सकता है, नहीं आएगा। याद रखना, हमको क्या याद रखना है, बस हमको ये याद रखना है कि लॉटरी का व्यवसाय हो, जुआ हो, बेटिंग हो, चिटफंड हो, निधि कंपनियां हो, ठीक है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट हो, राइट्स हो, इन सब में एफडीआई प्रतिबंधित है। यानी हमको याद रहना चाहिए कि एफडीआई कहाँ कहाँ पे प्रतिबंधित है। भारत देखिए अपने रुपए का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या समझते हैं, मतलब कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा जो पैसा हो विदेशों में भी चले, ठीक है। यानी अगर हम कहीं विदेश में भी हैं तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए पाकिस्तान चले गए, भारत रुपए में ही चीज़ें खरीद सकें और बेच सकें, वही कहलाता है मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो भारत ऐसा करना चाह रहा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदे भी होंगे, बहुत से फ़ायदे होंगे। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें डॉलर कम चाहिए ना, डॉलर भी कम होगा और हमारा जो आयात होगा वो भी सस्ता होगा, और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा हमें उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं रह जाएगी, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो पूंजी खाता एक होता है, एक चालू खाता होता है ना, 2 तरीके के खाते होते हैं जब कोई इन्वेस्ट करता है। तो याद रखिएगा जो पूंजी खाता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से परिवर्तनीय नहीं है। यानी पूंजी खाते में जो भी पैसा उसका है, कंपनी वगैरह है, उसको तुरंत अगर बेच के चाहे तो पैसा उठाना चाहे तो नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन चालू खाता जो है पूरी तरीके से क्या है, परिवर्तनीय है। अभी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक चर्चा में था, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना कम है, आने की संभावना यहाँ से है कि कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट आप याद रखेंगे। और आप देखिए जो आईएमएफ में एक रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच होता है, तो गोल्ड ट्रेंच या रिवर्स ट्रेंच है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, आईएमएफ क्रेडिट प्रणाली से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक भी चर्चा में था, जानते हैं 5 बैंकों का समूह है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। IBRD, IFC, IDA, मीगा, ICSCID। तो अभी इसकी रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से तो रिपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी करता है, रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानट जारी करता है, अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी करता है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ये 4 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है,
विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म WBGGP शुरू किया गया है, ठीक है, 2024 में शुरू किया गया है। इसमें है क्या, इसमें ये कहा गया है कि भैया हम आपको गारंटी देंगे, जो भी निजी ऋणदाता हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं, दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो इनको कहा गया है कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको क्या करेंगे, एक गारंटी उपलब्ध कराएंगे, जैसे बीमा वगैरह की तरह, ठीक है। देखिए विश्व बैंक भी चर्चा में था, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक में आप देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है। इसने जब 2023 में रिपोर्ट जारी की तो इसने कुछ बातें बताई। इसने कहा कि जो सबसे बड़े निर्यातक हैं, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है पूरे विश्व में, तो क्या चीन है? इसने कहा नहीं भैया, जो सबसे बड़े निर्यातक हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं, कृषि पे। कृषि का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो सबसे पहले आता है यूरोपीय संघ। कौन आता है, यानी कृषि उत्पादों का जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है यूरोपीय संघ है, दूसरा अमेरिका है, चीन भी नहीं है, भारत भी नहीं है, तीसरा आता है आपका ब्राज़ील, चौथा चीन और पांचवा कनाडा, ठीक है। कितने आते हैं, पांचवा कनाडा। और करीब जो टॉप 10 है, टॉप 10 जो कंट्रियां हैं जिनमें भारत भी आता है, भारत का स्थान कौन सा है, 8वां स्थान है, जिसमें हम कृषि उत्पाद क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ये इनकी हिस्सेदारी करीब टॉप 10 की हिस्सेदारी करीब 71.9% यानी करीब 72% है। यानी पूरी विश्व में जितने भी कृषि उत्पाद या कृषि रिलेवेंट चीज़ें निर्यात की जाती हैं उसमें 10 देशों का वर्चस्व है। उनमें सबसे ज़्यादा यूरोपीय संघ है और फिर अमेरिका आता है। सोचिए अमेरिका कृषि में भी बहुत आगे है, ठीक है। इसके बाद देखिए एड फॉर ट्रेड पहल किसकी है, WTO की है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आप WTO से पूछ के ही लगाते हैं। इसके बाद विश्व टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट, ये दिखाता है कि कौन अपने यहाँ व्यापार को कितना कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने की कोशिश करता है। अब तो इसने बताया कि भारत विश्व में दूसरा ऐसा देश है, भारत दूसरा ऐसा बड़ा देश है विश्व में जो गैर प्रशुल्क उपायों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। गैर प्रशुल्क का मतलब कि दूसरे देश से कितनी वस्तुएं आएंगी उनका कोटा निर्धारित करता है, और साथ ही कितने ज़्यादा उनकी कीमत भी अधिकतम या कम निर्धारित करता है, ठीक है। तो भारत काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को प्रभावित करता है भाई साहब। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा भी चर्चा में था, क्यों, क्योंकि अभी 13वां मंत्री स्तरीय इनका सम्मेलन हुआ WTO का, कहाँ पे, अबू धाबी में, ठीक है। तो जहाँ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हो सका। तो जब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग दरअसल है क्या, इसमें ये कहा गया था इसको कंट्रोल करने के लिए कि भैया जो आप MSP के अंतर्गत अनाज खरीदते हैं, भंडार करते हैं, ठीक है, लोगों को बांटते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, कंट्रोल करिए, ठीक है। अभी क्या है, इस पर एक सीमा है जिसको डिमिनिशिस सीमा बोलते हैं, डिमिनिशिस सीमा। तो डिमिनिशिस सीमा के अंतर्गत जो ये सब्सिडी दी जाती है कृषि क्षेत्रों में, सब्सिडी जो दी जाती है, विकासशील देश अपने फसल उत्पादन के मूल्य का, जितना फसल उत्पादन कर रहे हैं उसका जितना मूल्य होगा उसका 10% ही दे सकते हैं। जैसे भारत में 100 रुपये की फसल उत्पादन हुआ तो 10% ही दे सकता है, ठीक है। उसी तरीके से विकसित देशों के लिए 5% है। तो याद रखना, डिमिनिशिस सीमाएँ कौन तय करता है, WTO तय करता है, और कितना है ये 10% और 5%, ठीक है। देखो यार, जैसे सब्सिडी कृषि पे कंट्रोल की जा रही है, ठीक है, वैसे ही मछली पालन जो हो रहा है, मछली पालन पे भी देश सब्सिडी देते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि सब्सिडी मत दीजिए, क्योंकि इसका इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी के लिए एक जिनेवा पैकेज लाया गया है। तो जिनेवा पैकेज आप याद रखेंगे, ठीक है, 2022 में जो शुरू किया गया था जिनेवा पैकेज, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मत्स्य सब्सिडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और याद रखना है भारत इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, ठीक है, भारत इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हानिकारक सब्सिडी आप दे रहे हैं, यानी कि जो सब्सिडी आप दे रहे हैं मछलियों को, उससे निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है, भैया आप इसे कंट्रोल करिए। तो भारत नहीं है, भारत कहेगा क्यों हम कंट्रोल करें, हम सब्सिडी देंगे नहीं तो हम अपना विकास कैसे करेंगे, बताइए, किसान हमारे कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बस इसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम एक चीज़ तो याद ही रखना, सकल अस्थाई पूंजी निर्माण, यानी ऐसा पूंजी निर्माण जो अस्थायी तौर पे होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है, जैसे भवन हो गया, उपकरण हो गए, मशीन हो गए, ठीक है। अभी भारत में क्या देखा गया है, इनकी जो समृद्धि है वो धीमी हो चुकी है, यानी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। और कौन नहीं कर रहे हैं, जो निजी कंपनियां हैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं, इसलिए ये क्या था, ये चर्चा में था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही संयंत्र, उपकरण, मशीन, ये सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा,
सोचिए, अस्थायी पूंजी नहीं होगी, उपकरण नहीं होंगे हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, मशीनें नहीं होंगी, तो उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें डेटा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पास हो। देखिए भैया, अभी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। कौन जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट? तो ये आपका यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये रिपोर्ट जारी करता है। और इस रिपोर्ट में इसने भारत की कंडीशन को क्या बताया है? इसने कहा भारत की कंडीशन जो है 2022 का रिपोर्ट आया है, तो इसमें बताया है कि भारत 2022 में 134वां रैंक पे है। कौन सी रैंक है? 134 रैंक पे है। और भारत के कुछ पड़ोसी हैं जो भारत से नीचे हैं, बाकी तो सब बेहतर हैं। जैसे म्यांमार भारत से नीचे है, नेपाल और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 4 देश हैं जो भारत से नीचे हैं, बाकी तो सब भारत के ऊपर हैं, यानी जिनका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। और जो ये श्रेणियाँ जारी करता है उसमें भारत मध्यम श्रेणी में आता है, निम्न में नहीं आता। यानी भारत एचडीआई के या यूएनडीपी की रिपोर्ट में, ठीक है, मध्यम श्रेणी में आता है। और कुछ इसके पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थिति तो भारत से भी खराब है। बाकी हमारी जो रैंक है 2022 में कितनी है? 134 है, ठीक है। देखिए दोस्त, फिर देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये अभी लाया गया। तो ये कौन जारी करता है? याद रखना है, ये यूएनडीपी जारी करता है, जारी करता तो याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, दोनों मिलकर इसे जारी करते हैं, ठीक है, जारी करते हैं। तो इन्होंने अभी क्या दे बताया? इन्होंने कहा कि विश्व में 112 देश हैं, उसमें करीब 1.1 बिलियन यानी करीब 18% पूरे विश्व की आबादी जो है इस गरीबी से जूझ रही है, ठीक है। दरअसल ये गरीबी है क्या? इसके बाद उन्होंने एक और डेटा बताया कि भारत में देखेंगे तो करीब 23.4 करोड़ लोग हैं, ठीक है। यानी भारत में विश्व में सबसे अधिक, अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किसी की कंडीशन खराब है या फिर सबसे ज़्यादा गरीब हैं भारत में, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो भारत में ही हैं, ठीक है। अब ये किस आधार पे कहता है? तो ये 10 संकेतक का इस्तेमाल करता है। 10 संकेतक का मतलब पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थित वर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद देखा खाना पकाने का ईंधन, ये भी देखिए, सैनिटेशन, पानी पीने योग्य पानी, ठीक है, पीने योग्य पानी, विद्युत आपूर्ति, आवास और संपत्ति। ये संकेतक याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि संकेतक, इन्हीं संकेतक के आधार पे कहता है कि अगर किसी के पास 3 का अभाव है, अगर किसी के पास ये 3 संकेतक भी नहीं है, जैसे मान लीजिए उसके पास कोई किसी प्रकार का आवास नहीं है, ठीक है, उसको पीने योग्य पानी नहीं मिलता, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भी भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत गरीब माना जाएगा, ठीक है। बाकी ये गरीबी के 3 आयाम है इसके, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को ये आधार बनाता है। आयाम 3 है, संकेतक 10 हैं। भारत की कंडीशन विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है? खराब है। विश्व में करीब कितने? 18% लोग इस गरीबी के शिकार हैं, ठीक है। देखिए उसी तरीके से एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय है ये, ठीक है, अपने देश का है। तो इसे कौन जारी करता है? इसे नीति आयोग 2021 से जारी कर रहा है। इसने भी बताया, यानी हमारे यहाँ भी संकेतक हैं, 10 संकेतक तो वही हैं जो पिछले थे, 2 संकेतक इन्होंने अतिरिक्त जोड़ दिए हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी किसी के पास अगर मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता, मातृ स्वास्थ्य यानी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और बैंक खाता, ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो वो भी इस गरीबी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और ये जो इनकी जो गरीबी की जो क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से जो मापन किया जाता है वो हेड काउंट रेशियो पे किया जाता है, ठीक है। हेड काउंट रेशियो को इसके लिए आधार बनाया जाता है। इसी तरीके से देखिए, इतना हो गया। एक और आता है मिडल इनकम ट्रैप। मिडल इनकम ट्रैप का मतलब है कि बीच में फंस जाना। ये मुख्यतः किसी देश के लिए इस्तेमाल किया जाना शब्द है। भारत अभी क्या है? भारत इसमें फंस चुका है, ठीक है। तो विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। इन्होंने बताया कि भारत सहित कई ऐसे देश हैं जो मिडिल इनकम ट्रैप में अभी तक फंसे हुए हैं, ठीक है। और ऐसा उसने क्यों कहा? वर्ल्ड बैंक ने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, मिडिल इनकम ट्रैप यानी मिडिल इनकम वाले देश वो देश होते हैं जिनकी आय 1135, ठीक है, जिनकी आय मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होती है 1135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर के बीच में होती है। और भारत का कितना है? भारत में 2023 में करीब 2540 है। तो हम हैं ना मिडिल इनकम ट्रैप में, ठीक है। और इन्हीं से बाहर निकलने के लिए जो विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक एक रणनीति का सुझाव देता है जिसको 3I रणनीति कहते हैं। यानी 3I रणनीति का सुझाव कौन देता है? तो वो देता है विश्व बैंक। और इसका मेन मकसद क्या है?
मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर आना, ठीक है। एक देखिए प्रेस्टन वक्र आता है। प्रेस्टन वक्र कुछ और नहीं है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि चाहे आप अपनी आय कितनी भी बढ़ा लें, चाहे आप अपनी आय जितनी भी बढ़ा लें, जो जीवन प्रत्याशा है वो एक सीमा के बाद उसमें वृद्धि नहीं होगी। चाहे किसी देश की इनकम कितनी भी हो, जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि जो पैदा कोई व्यक्ति होता है कितने वर्ष तक जिएगा, वो मैक्सिमम उसकी भी एक लिमिट है, उससे आप अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे आप जानते हैं ना विश्व में सबसे अधिक कहाँ के लोग जीते हैं, तो जापान के हैं। अभी देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो हमें याद रखना है किसको दिया गया है 2024 में, ठीक है। डॉरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिसन, इन तीनों को किस लिए दिया गया है, ये संस्थाओं का निर्माण करने के लिए, यानी कि संस्था कुछ भी लिख के आए तो मार देना है, ठीक है। डॉसी एसीमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन को, ठीक है, इन तीनों लोगों को मिला है। उस तरह से आप देखेंगे भारत को किसको मिला था सबसे पहले, तो 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला था। किसको मिला था, अमर्त्य सेन जी को, ठीक है। और इस पुरस्कार में आपको नगद राशि भी मिलती है। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले साल लेक्चर में हम इसे पढ़े हैं। फिर देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को तो नहीं छोड़ना यार, 4-5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से कुछ डेटा हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। जो ये कृषि है इसका जीवीए में, सकल मूल्यवर्धन में कितना योगदान है, तो करीब 18.2% का, ठीक है। यानी हमारा जो जीडीपी है, कंप्लीट जीडीपी है, उसमें 18.2% किसका योगदान है, तो उसका योगदान है कृषि का, ठीक है। और इस कृषि में जो हिस्सेदारी देखेंगे, हिस्सेदारी का जो रुझान रहा है वो फसल की हिस्सेदारी कम हुई है, यानी जो फसल का उत्पादन करते हैं गेहूँ चावल वगैरह का, इसकी हिस्सेदारी कम हुई है। वानिकी की और पशुधन की बढ़ी है, बस याद रखना है, फसल की हिस्सेदारी कम हुई है, वानिकी और पशुधन की हिस्सेदारी और मत्स्यिकी की हिस्सेदारी क्या हुई है, ये बढ़ी है, ठीक है। भारत में आप देखेंगे जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे किसानों की, तो भारत में करीब 47% ही किसान हैं जिनके पास मशीन है, यानी मशीनीकृत टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनको उपलब्धता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे जो हम अनुसंधान पे खर्च करते हैं कृषि के लिए, वो कृषि जीडीपी का केवल 0.4% है। बताइए, जीडीपी का केवल 0.4% हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे यहाँ की कृषि है करीब 51% जो है वो तो वर्षा पे निर्भर है। जो सिंचाई है 51% किस पे निर्भर है, तो वर्षा पे निर्भर है। और इसी से कृषि से रिलेवेंट एक घटना आती है, कॉब वेव की घटना, ठीक है। कॉब वेव परिघटना, इसमें कुछ और नहीं होता, इन्हीं की कीमतों में उतार चढ़ाव, वस्तुओं की कीमतों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, उसी को कॉब वेव की घटना कहते हैं, ठीक है। भारत में फिर इसके बाद बागवानी क्षेत्र का आता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत ही हम ये फल वगैरह, फूल वगैरह ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो बालक डेटा यहाँ भी याद रखना है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सब पढ़ाया ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो भारत का बागवानी क्षेत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। बागवानी क्षेत्र क्या है, जिसमें वही फूल फल सब्जियाँ इन सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो देश में कुल कृषि, अभी हमने कृषि की बात किया था, ये भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस कुल कृषि क्षेत्र में 13.1%, यानी याद रखना करीब 13 से 15% योगदान किसका है, तो बागवानी क्षेत्र का है, ठीक है। और उसमें भी जो ये बागवानी क्षेत्र हैं करीब फल और सब्जियों का योगदान 90% है, फल और सब्जियों का योगदान कितना है, 90% है। और कृषि का जीवीए जो है, कृषि का जो जीवीए है उसमें बागवानी, टोटल बागवानी क्षेत्र का योगदान कितना है, 33% है, ठीक है। तो अब देखिए विश्व में अगर स्थिति देखें, विश्व में क्या कंडीशन है बागवानी में भारत को लेकर के, तो पहले देखते हैं फल और सब्जियों में, यानी कि हम फल और सब्जियों में दूसरे स्थान पे हैं, चीन के बाद दूसरे स्थान पे, यानी कि फल और सब्जियां हमारे यहाँ दूसरे स्थान पे हैं जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में हम पहले स्थान में भी तो होंगे भाई, जैसे केला हो गया, आम हो गए, पपीता हो गया, जो आपके गांव में आम मिलता है, बगल में केला मिलता है, आपके गांव में पपीता मिलता है, इन तीनों में आप कहाँ पे हैं, इन तीनों में आप आगे हैं सबसे, ठीक है। और पूरे विश्व में आगे हैं, याद रखना है। वहीं अगर सब्जियों का हम निर्यात करते हैं, यही आलू मटर टमाटर इनका अगर हम ट्रेड करते हैं, निर्यात करते हैं, तो इस निर्यात में हमारा कौन सी स्थान है, तो हमारा 14वां स्थान है, ठीक है। वहीं फलों का निर्यात करते हैं, सेब संतरा वगैरह वगैरह, तो उसमें हमारा स्थान 23वां है, यानी 23वें नंबर पे हैं, जो हम पूरे विश्व में पूरे विश्व को क्या खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, ठीक है। सब्जियों में हम कौन सा है, तो 14वां स्थान है, ठीक है। और देखो यार, ये जो बागवानी के लिए जो है विकास करने के लिए कौन सी योजना लाई गई है, चमन कार्यक्रम। तो चमन याद रखना, चमन माने बगीचा होता भी है,
और इससे बागवानी को क्या करना है, बागवानी का इसी से विकास करना। ठीक है, ये कृषि विज्ञान केंद्र कुछ होते हैं, ये जिला स्तर पर बनाए जाते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो हेल्प तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं कृषि को। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र बना था वो कहाँ पर बना था, वो बना था आपका पुदुचेरी में। ठीक है, अब ये तमिलनाडु का कोई कृषि विश्वविद्यालय था, इन्होंने इसको हेल्प किया था और ये 1974 में बना था, ये याद रखना है। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाते हैं इनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त पोषित करती है। ठीक है, इनका भी योगदान होता है, गांव गांव घूम के जाके बेचारे सर्वेक्षण भी करते हैं। देखिए इसी तरीके से कृषि में गवर्नमेंट कुछ परियोजना लेकर के आई है, जैसे मृदा प्रोफाइल मैपिंग। ठीक है, इसमें मिट्टी के बारे में ही देखा जाता है कि क्या क्या कितने कितने कैसे कैसे पाए जा रहे हैं, और मृदा की एक तरीके से डिजिटल पहचान भी है। तो इसका टारगेट है कि करीब 3 वर्षों में 11 करोड़ किसान इसके अंतर्गत आएँ। ठीक है, और पूरे 2 वर्षों में हम क्या करें, पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी करा लें। ठीक है, अब देखिए भारत में पशुधन की कंडीशन देख लेते हैं भाई, हमारे यहाँ जो पशु पाए जाते हैं क्या कंडीशन है पूरे विश्व में और भारत में। ठीक है, तो अब देखिए पूरे विश्व में आबादी सबसे अधिक कहाँ पे पशुओं की, तो भैया हमारे यहाँ पे है। मांस उत्पादन आप देखेंगे तो भैंस का मांस उत्पादन हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वहीं बकरी के हम दूसरे स्थान पे हैं, जो बकरी वाला है दूसरे स्थान पे है, भैंस में पहले स्थान पे है। मछली पालन में देखेंगे तो अंतर्देशीय मछली पालन, ठीक है, जो समुद्र मछली छोड़ दीजिए, समुद्र के बाद जो हम अपने अंदर तालाब बना करके मछली पालन करते हैं, पूरे विश्व में हम पहले नंबर पे हैं। ठीक है, दूध में भी हम पहले नंबर पे हैं, करीब विश्व का 25% दूध तो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, यानी हम लोग दूध कितना ज़्यादा खाते हैं सोचिए। उसी तरीके से आप देखेंगे तो ये पशुधन का जो कृषि जीवीय में इसका योगदान 30% है, जो कृषि जीवीय है, और कुल कृषि जीवीय में 5.73% है। वाह, और रोजगार करीब 70% से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है, या ग्रामीण परिवारों को ये रोजगार उपलब्ध कराता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। ठीक है, हालांकि पशुधन की समस्याएं भी तो होंगी हमारे यहाँ, तो समस्याएं क्या हैं, पशुओं में रोग तो होता ही होता है, रेजिस्टेंस भी हो जाता है, कम उत्पादकता याद रखना है। ठीक है, कम उत्पादकता है। ठीक है, वैश्विक उत्पादकता जो औसतन है वो 2699 है किलोग्राम प्रति पशु है दूध की, हमारे यहाँ उससे कम है भाई, हमारे यहाँ 1777 किलोग्राम ही है। ठीक है, इसी तरीके से एक योजना लाई गई है, महामारी निधि परियोजना, किसके लिए लाई गई है, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए लाई गई है, और किसी के लिए नहीं लाई गई, याद रखना है। यार देखो श्वेत क्रांति आई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति से पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या है। भारत में जो डेयरी का विकास होगा, सलाह देना, सब कुछ करना, मतलब या निगरानी रखना किसकी देन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। ठीक है, 1965 में स्थापना की गई थी और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसमें हेल्प किया था, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका नेतृत्व भी किया था, याद रहेगा। अब देखिए, अब हम बात करें श्वेत क्रांति 2.0, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो टारगेट है वही याद रखना कि अगले 5 वर्षों में टारगेट ये है बालक कि जितना भी दूध की खरीद है, जो आज अब वर्तमान में खरीद रहे हैं, खरीद की बात कर रहा है, उसको 50% तक बढ़ाना है। क्या करना है, 50% तक बढ़ाना है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, वही देश की जीडीपी में जो डेयरी का क्षेत्र का जो योगदान है करीब 5% है यार, कम नहीं है, बहुत है, और ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार देता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कृषि अवसंरचना कोष मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि कृषि अवसंरचना कोष से भी किसानों को ऋण दिया जाता है, लेकिन ये उन किसानों को ऋण दिया जाता है जो फसल कटने के बाद, जब फसल कट जाती है, कटने के बाद उन फसल को कहाँ रखना है, कैसे, यानी कि अवसंरचना जो निर्माण करना है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए दिया जाता है, और इनको 3% की ब्याज की छूट भी मिलती है, और जो वित्तीय संस्थान हैं वो करीब इसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण भी दे सकते हैं। ठीक है, और 2 करोड़ रुपए तक का ये क्रेडिट गारंटी भी कवरेज करती हैं। तो यानी फसल कटाई के बाद याद रखना, यहाँ से किसानों को ऋण दिया जाता है। हाँ, देखो यार दोस्त, एग्रीटेक क्या है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करना है कृषि में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से क्या करना है, टेक्नोलॉजी के सेवाओं को विस्तार करना है। तो अब याद रखना AI for AI क्या है ये, तो ये एक तरीके का एग्रीटेक ही है, टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, देखो यार, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यहाँ से याद रखता है जो MSP है। MSP क्या है, कितनी फसलों पे दी जाती है, तो 22 फसलों पे दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार क्या करती है,
केंद्र सरकार खरीदती है, जिस रेट पे लोगों से क्या खरीदती है, फसल खरीदती है, वही कहलाता है एमएसपी। ठीक है, तो ये करीब 22 फसलें सरकार खरीदती है वर्तमान में, जिसमें 14 खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें अधिक हैं, फिर इसके बाद रबी की फसलें आती हैं, फिर इसके बाद 2 वाणिज्यिक फसलें। तो कम से कम रबी की फसलें और वाणिज्यिक फसलें याद रख लो, एलिमिनेट करने में आसानी होगी। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और कुसुम है। ठीक है, वाणिज्यिक फसलों में जूट और खोफरा है। और वहीं पे ये एमएसपी तय कैसे किया जाता है, तो एमएसपी तय करने की 3 विधियाँ हैं, A2 प्लस FL और C2। तो जो A2 होता है, बस इसमें जितनी लागत आती है, जितना भी कंप्लीट लागत आता है, बस उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बीज वगैरह सब कुछ। जो A2 FL है, इसमें फैमिली लेबर को भी, अवैतनिक जिनको वेतन नहीं दिया जाता है, उस फैमिली लेबर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, और C2 में ये A2 प्लस FL तो होता ही होता है संपत्ति, जो उनकी भूमि पर आप जिस पे उत्पादन कर रहे हैं भैया, उस संपत्ति का किराया है, ब्याज भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं इसको मेजर करने के। ठीक है, तो अब ये मेजर हो जाता है इन मेथड के आधार पे। तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है, वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय से क्या करता है, सिफारिश करता है कि सर आप ये वाला रेट इन लोगों को दीजिए। ठीक है, और ये आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, वो इस पर क्या करती है, वो इस पर अंतिम डिसीजन लेती है। बाकी इसके अंतर्गत जो अनाज खरीदा जाता है, वो कौन रखता है, कौन खरीदता है, तो भारतीय खाद्य निगम है, उस अनाज को क्या करता है, अपने पास खरीदता है। ठीक है, देखो यार, अभी अनाज भंडारण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण भारत में शुरू की जा रही योजना, और ये पैक्स करेंगे, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, इनको ये कार्य दिया गया है, और करीब 11 राज्यों में 11 पैक्स ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्राथमिक कृषि ऋण जो समितियां होती हैं, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। बाकी जो 2 कृषि ऋण समितियां होती हैं, उनको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल नहीं करता, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो बालक, यहाँ पे क्या है, 2024-25 से 2030-31 के बीच में हम देखेंगे क्या किया गया है। तो एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई है। कब से कब तक, 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक। तो भारत में थोड़ा सा खाद्य तेल समझ रहे हैं ना, जो हम लोग तेल खाते हैं। ठीक है, तो जो तिलहन है, तिलहन दलहन से अलग है, याद रखना। जो हम तिलहन है, पूरे विश्व में तिलहन का उत्पादन हम कितना करते हैं, करीब से 15 से 20% हम क्षेत्र हमारे पास है तिलहन उत्पादन करने का। बहुत है, क्षेत्र है, क्षेत्र। ठीक है, वहीं अगर हम वनस्पति तेल होता है, उसका उत्पादन कितना करते हैं, करीब 6 से 7%। और जो खाद्य तेल की खपत है भैया, विश्व में जितना भी तेल लोग खाते पीते हैं, खपत जो है करीब 10% तो हमारे यहाँ ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो वनस्पति तेल का जो सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। सबसे बड़ा मार्केट किसके पास है, तो सबसे बड़ा मार्केट जो है अमेरिका के पास है। ठीक है, और भारत में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम ही आयात करते हैं। वनस्पति तेलों का आयात सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा भारत करता है, फिर इसके बाद चीन करता है। वहीं आप देखेंगे, जो हम आयात करते हैं वनस्पति तेलों का, उनमें सबसे अधिक हम कौन से तेलों का आयात करते हैं, तो हम पाम ऑयल का आयात करते हैं। करीब कितना, करीब 59%। और पाम ऑयल के बाद किसका स्थान आता है, तो आता है सोयाबीन, करीब 23%, और सूरजमुखी का तेल करीब 16%। तो ये तो डेटा है, ये डेटा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट डेटा लिख करके दे रहा है, और ये तिलहन मिसल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो यार, एक चीज़ याद रखना, ये जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन मिशन चलाया गया, इसका टारगेट क्या है, 2030-31 तक ये टारगेट है कि तिलहन के उत्पादन को हम बढ़ाएं, और बढ़ा करके कितना, 69.7 मिलियन टन करना है, यानी करीब 70 मिलियन टन ले जाना है इसके उत्पादन को बढ़ा के। ठीक है, अभी 39 मिलियन टन ही करीब है, तो बढ़ाना है। ठीक है, और देखो, और इस मिशन के अंतर्गत जो घरेलू खाद्य तेल है, उसका भी उत्पादन बढ़ाना है, और उसे कम से कम 26 मिलियन टन के पास में लेके जाना है। कितना मिलियन टन, 26 मिलियन टन। ठीक है, और जो हमें क्षेत्र बढ़ाना है, फसल विविधीकरण करके तिलहन की खेती के लिए करीब 40 लाख हेक्टेयर भूमि को लेकर के आना है। टारगेट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और आप देखिए, जो हमारा फोकस क्षेत्र होगा वही तिलहनी फसलों पे होगा। तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल। पूछता है कि कौन कौन सी तिलहन फसलें हैं, तो ये हमारे पास कौन सी हैं, तिलहन फसलें हैं। ठीक है, बाकी और भी हैं जहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं, जैसे कपास के बीज, चावल के बीज, भूसी वही, और वनस्पति से प्राप्त तेल जैसे, जो कि सेकेंडरी सोर्स हैं। ठीक है,
अब इसको बढ़ावा देने के लिए साथी पोर्टल भी चलाया जा रहा है, ठीक है। साथी पोर्टल के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि समय पर लोगों को बीज पहुंचाया जाए, ठीक है, समय पे लोगों को बीज पहुंचाया जाए। और वही भारत में बहुत सी हालांकि भारत में बहुत सी चुनौतियां भी हैं यार इनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो भी कम है, और जो तिलहनी फसलों का उत्पादन है वो कुछ ही राज्यों में सीमित है, ठीक है। वो कुछ राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु यहीं पर होता है। और देखेंगे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिलके करीब 83.4% का योगदान देते हैं, तो है ना, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और देखिए एक पीएम आशा करके योजना आई है, ठीक है, पीएम आशा, तो वो आशा से रिलेवेंट नहीं है। ये पीएम आशा जिसमें डबल ए है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तिलहन की खेती करने से जुड़ा हुआ है, याद रहेगा, ठीक है। बाकी आप पीली क्रांति तो जानते ही हैं, वो सरसों और यही तिलहनों की कोई फसलों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, ठीक है। देखो यार मिलेट अभी चर्चा में था, गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो मिलेट में क्या याद रखना है, जो हम निर्यात करते हैं 5वें नंबर पे हैं पूरे विश्व में, हम इसका निर्यात करने में 5वें नंबर पे, और ये खरीफ फसल है, क्या है, ये एक खरीफ फसल है। और जो सबसे बड़ा इसका उत्पादन करता है देश कौन सा है, भारत है। भारत के बाद कौन सा है, नाइजर और चीन है, ठीक है। और भारत में अगर स्टेट की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन होता है, ठीक है। हालांकि हमारी जो उत्पादकता है वो कम है, उत्पादकता में चीन हमसे क्या है, चीन हमसे आगे है, ठीक है। और ये जो मिलेट्स होते हैं इनके लाभ ये हैं कि आयरन, जिंक और कैल्शियम से ये काफ़ी ज़्यादा भरपूर होते हैं, ठीक है। फिर देखो यार एक योजना लाई गई है, स्पाइस्ड योजना, मसालों से संबंधित है, समझ में आ रहा है। और मसालों में विशेषकर इलायची, ठीक है, कौन सी इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची से के उत्पादन से रिलेवेंट है स्पाइस योजना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या करना है, 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक इस योजना का कार्यान्वयन करना है और इनका उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है। अब वहीं आप इलायची के बारे में आप देखेंगे, छोटी इलायची कहाँ पाई जाती है, तो छोटी इलायची याद रखना सिर्फ व सिर्फ कहाँ पाई जाती है, सिर्फ व सिर्फ पश्चिमी घाट में पाई जाती है, वो वहाँ की स्थानिक है। उत्पादन कहीं हम और कर सकते हैं लेकिन वो स्थानिक प्रजाति है, कहाँ की, पश्चिमी घाट की, ठीक है। वहीं बड़ी इलायची आप देखेंगे तो कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में बड़ी इलायची पाई जाती है, ठीक है। वहीं भारत का मसाला उद्योग की बात करेंगे तो विश्व में सबसे अधिक मसाले का हम उत्पादन भी करते हैं, ठीक है, खाते भी हैं और निर्यातक भी हैं, आयातक नहीं है, याद रखना, आयातक नहीं है लेकिन बाकी सब हैं, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों हैं, ठीक है। वहीं मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक और धनिया का मसाला उत्पादन में करीब 76% का योगदान है, ठीक है। और भारत मसालों का निर्यात भी बहुत ज़्यादा करता है, तो जो भारत निर्यात करता है उसको याद रखना, सबसे ज़्यादा हम किसको करते हैं, चीन को करते हैं, फिर अमेरिका आता है, फिर बांग्लादेश आता है, ठीक है, इनको करते हैं। वहीं जो सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है, कौन करता है, मध्य प्रदेश, फिर करता है कौन, फिर करता है राजस्थान, ठीक है। वही भारत में 1987 में एक मसाला बोर्ड भी बनाया गया था ताकि इनका क्या किया जा सके, इनका डेवलपमेंट और विकास किया जा सके, ठीक है। देखो यार दलहन चर्चा में था, क्यों था, क्योंकि इसका आयात 84% बढ़ा है, यानी कि हम दलहन की खपत बहुत ज़्यादा है और हमने 84% आयात बढ़ा है 2023-24 से लेकर के, मतलब वही 2023 की तुलना में वर्तमान में कितना बढ़ा है, 84% बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो दलहन के बारे में जान लेते हैं, जो दाल की फसलें होती हैं वही दलहन की फसलें कहलाती हैं। भारत में अगर इनकी कंडीशन की बात करें तो हम इसके सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक हैं, निर्यातक नहीं हैं, आयातक हैं, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही होता है, सबसे ज़्यादा खाते भी हम हैं और सबसे ज़्यादा मंगाते भी हम ही हैं, ठीक है। और इसका उल्टा था, ठीक है, मसालों में दो चीज़ें तो थी लेकिन आयातक की जगह पर निर्यातक था, अभी हमने पढ़ा। तो भारत में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दलहन फसलों का उत्पादन करता है, पहला स्थान है, फिर उसके बाद देखेंगे आप राजस्थान आता है। और जो दलहनी फसलें हैं कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे चना है, अरहर है, ठीक है, मसूर, मटर है, विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। और इन सारी फसलों में जो सबसे ज़्यादा दलहन की फसल है जिसका उत्पादन किया जाता है भारत में, कौन है वो, करीब 40% कौन है, चना है, चना, कौन सा है, चना। चने के बाद कौन सा आता है, अरहर और तूर का स्थान आता है, ठीक है। उसी तरीके से जो भारत आयात करता है, बेसिकली हम कहाँ से आयात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मुख्यतः इस चीज़ का हम आयात करते हैं, वहीं हम इसका निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो जो हम निर्यात करते हैं वो किसको करते हैं, बांग्लादेश को और चीन को, मुख्यतः बांग्लादेश और चीन को हम क्या करते हैं,
इसका आयात भी करते हैं, ठीक है, सॉरी निर्यात करते हैं। देखो यार जूट के बारे में देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसमें काफ़ी गिरावट आई पैदावार में, इसलिए चर्चा में था। तो जूट क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा नहीं है, पहले ये याद रखना है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक है। भारत में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके रेशे को अलग करते हैं, जिसको हम रेटिंग भी कहते हैं। एक प्रक्रिया, इसमें एक प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। और जो जूट उद्योग की बात करेंगे तो जूट से निर्मित जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उत्पादन किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन है भैया, अग्रणी भारत है। यानी कि जूट से अगर कोई वस्तु बनाता है सबसे अधिक कौन है, भारत है। और वैश्विक उत्पादन बाजार में करीब हमारी हिस्सेदारी 70% है। कितना है, 70%। और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा, पश्चिमी नहीं, पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो करीब 73% आपको जूट उद्योग भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं जो 90% इसकी जो हिस्सेदारी है वह स्थानीय स्तर पर भोग, यानी कि 90% जो भी हिस्सा होता है वो हम खुद यूज कर लेते हैं उसका, ठीक है। और इसी को जूट उत्पादन की बात करेंगे तो इसी को उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, बढ़ावा भी दे रही है, ठीक है। देखो यार अब ये थोड़ा सा टॉपिक यहाँ चेंज हुआ। नाबार्ड है, नाबार्ड आप जानते ही हैं ना। तो जो नाबार्ड है इसने नाफिस जारी किया, नाफिस याद रखिएगा, NAFIS, यानी कि अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। यानी ये देख रहा है कि ग्रामीण के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो कितने बैंकों से जुड़ रहे हैं, औपचारिक तौर पे कितना ऋण ले रहे हैं। तो ये जारी किसने किया है, ये याद रखना होगा आपको, किसने किया, तो नाबार्ड ने। उसे नाबार्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये कब बना था, तो ये 1982 में जो शिव रमन कमेटी थी उनकी सिफारिश पर क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और आपको पता होगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो शुरू किया गया था भारत में, वो किसने शुरू किया था, वो नाबार्ड की ही देन थी, ठीक है। नाबार्ड डायरेक्ट लोन तो नहीं देता, लेकिन बैंकों को ये लोन देता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बेसिकली। और ये बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। देखो यार ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ चर्चा में थी, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो ये इसलिए चर्चा में थे। साथ ही इनके बारे में थोड़ा सा जानना ये ज़रूरी है कि याद रखना यार, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आप देखेंगे जो कृषि ऋण समितियाँ हैं 3 प्रकार की हैं, एक स्टेट लेवल पे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और एक ग्रामीण स्तर पे हैं, या जिनको प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ कहते हैं। तो ये जो प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं ना, ठीक है, इनका RBI इनको कंट्रोल या विनियमित नहीं करता। क्यों, क्योंकि बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत नहीं आती। बाकी दोनों आती हैं और उनको RBI कंट्रोल भी करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। और ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, ये क्या करती है, किसानों को सिर्फ ऋण ही नहीं उपलब्ध कराती है, और ये जो ऋण उपलब्ध कराती है वो अल्प अवधि वाली ऋण होती है, यानी करीब 1 साल से कम के ही बेसिकली होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, वो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक भी देती है। सोचिए, एक तरीके से दुकानदार का भी काम करती है, ठीक है। और अगर इनका महत्व देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, तो जितना भी किसान क्रेडिट कार्ड बांटा गया है उनमें करीब 41% किसान क्रेडिट कार्ड तो इसने ही बांटा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ऋण दिया है करीब 95% तो इन्होंने लघु और सीमांत किसानों को ऋण दिया है। इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और सरकार का टारगेट इसीलिए है कि इनका आधुनिकीकरण किया जाए और करीब 18,000 को, ठीक है, कंप्यूटरीकृत किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये जानना होगा। यानी कौन सा ऋण देते हैं, सिर्फ अल्प अवधि का ऋण देते हैं, RBI इन्हें कंट्रोल नहीं करता है। फिर देखो यार, मत्स्यिकी क्षेत्र है, वही मछली पालन वाला क्षेत्र है। तो इसकी कंडीशन क्या है, अभी करीब 218 परियोजनाएं शुरू की गई इनको बढ़ावा देने के लिए, तो चर्चा में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो दुनिया में मछली उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, मतलब ओवरऑल मछली उत्पादन में। लेकिन अगर अंतर्देशीय हमने कहा था ना, अंतर्देशीय में पहले नंबर पे है। अंतर्देशीय का मतलब जो समुद्र में नहीं, देश के अंदर जहाँ मछली उत्पादन होता है, विश्व में हम सबसे अधिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन मछली उत्पादन में जो हमने अंतर्देशीय की बात की, तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन का जो हिस्सा है वो करीब 74% है। यानी हम जितना मछली बेचते हैं भैया, उसमें ये 74.7% इसका हिस्सा है, अंतर्देशीय का है, ठीक है। वहीं जो देखेंगे तो हमारा निर्यात बढ़ा है, स्वाभाविक सी बात है, 2013-14 से लेकर के अभी तक करीब हमारा जो निर्यात हो गया वो दोगुना हो चुका है, ठीक है।
और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कई काम भी कर रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत 5 एक्वा पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में, ठीक है, याद रखना होगा। और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है, ठीक है। और हमारे यहाँ 2 विश्व स्तरीय फिश मार्केट की स्थापना भी की जा रही है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में और असम में। ये वर्ल्ड लेवल के होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए CVD या समुद्री सिवार, इसकी खेती की करने की बात की जा रही है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में है। तो ये क्या है? एक तरीके समुद्री पादप हैं, समुद्री पादप हैं या पौधे हैं, और ये क्या एक तरीके से बड़े शैवाल हैं, ठीक है। ये कहीं भी हो सकते हैं, चाहे समुद्र में, नदियों में, झीलों में, कहीं भी ये पनप सकते हैं। तो इनकी हम कृषि को क्या करना चाह रहे हैं? इनकी कृषि को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको हम बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ मत्स्य के उद्योग भी बढ़ेगा, ठीक। इसके अंतर्गत हम देखें जो PM संपदा योजना है, ठीक है, इसको बढ़ावा दे रही है। और PM संपदा योजना के अंतर्गत टारगेट क्या है कि 2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन समुद्री सिवार का उत्पादन किया जाए, ये टारगेट है, तो याद रखना यार। और ये जो समुद्री सिवार है, इसका डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर VK सारस्वत, जो नीति आयोग के मतलब सदस्य भी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी। तो कौन समिति बनाई गई थी? डॉक्टर VK सारस्वत नाम के व्यक्ति थे, समिति बनाई गई, कहा गया समुद्री सिवार का विकास करना है सर। तो समुद्री सिवार क्या है, ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। देखो यार, केंद्रीय रेशम बोर्ड, ठीक है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड का पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और जो रेशम की बात करें, जो हम रेशम का उत्पादन करते हैं, विश्व में हमारा दूसरा स्थान है, और करीब विश्व का करीब 42% हिस्सा तो हमारे पास है, ठीक है। और भारत में जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है, ठीक है। और जो इसके प्रकार हैं, जैसे सहतूत, एरी, तसर और मूंगा, ये चारों भारत में क्या हो जाती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। और वो यहाँ याद रखना, कर्नाटक के बाद जो आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर क्या होता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है। देखो यार, बेरोजगारी दर देख लो, ठीक है, ये भी पूछता है, सिर्फ डेटा देख लो। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पे भारत की जो बेरोजगारी दर है वो करीब 3.1% है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे विश्व में क्या है? 5.1% है, यानी कि जो हमारे देश की बेरोजगारी है वैश्विक बेरोजगारी से कम है, ठीक है। और इसमें उतार चढ़ाव हमने देखा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए जो ट्रेंड रहा है 2022-23 से 2023-24 में, एक साल के अंतर्गत, तो बढ़ा है, याद रख लेना, ठीक है। लगभग क्या हुआ है? लगभग सभी में बढ़ा है, ठीक है। देखो यार, ये बीमा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बीमा क्षेत्र में कुछ कंपनियां होती हैं जिनको DSIS कहा जाता है, मतलब कि DSIIS, ठीक है, DSIS कहा जाता है। ये इतनी बड़ी बीमा कंपनियां होती हैं जिनको विफल नहीं होने दिया जा सकता। अगर ये विफल हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। और भारत में अगर बीमा क्षेत्र की थोड़ी कंडीशन देख लें तो हमारा टारगेट है, इसका टारगेट है IRDA का, कि 2047 तक सभी को हम बीमा उपलब्ध कराएं। बताइए क्या पॉसिबल है? यानी टारगेट कब है? 2047 तक, ठीक है। अभी देखा जाए तो 2020, 21, 22 में अभी सिर्फ 4.2% ही हुआ है। कितना हुआ है? 4.2% तक ही एक्सेस है। देखो यार, अभी हाल ही में क्या हुआ, ये BREADY इंडेक्स जारी किया गया, पहला संस्करण, ठीक है। तो ये किसने जारी किया? ये जारी किया है विश्व बैंक ने, ठीक है। और ये जो पहला संस्करण जारी किया है, इसमें 50 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। ये करीब ऐसे 3 संस्करण जारी करेगा जिसमें भारत को भी शामिल करेगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले संस्करण में भारत शामिल नहीं है। और ये जो BREADY इंडेक्स या बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है, ठीक है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे जारी किया गया है, ठीक है। किसके जारी किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में, मतलब उसकी जगह पे जारी किया गया, बस याद रखना, ठीक है। देखो यार, भास्कर पहल क्या है? भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार द्वारा एक भास्कर पहल लाई गई है। तो सिंपल सा पूछता है, भास्कर पहल क्या है? तो भास्कर पहल किससे जुड़ा हुआ? स्टार्टअप क्या होती हैं? नई कंपनियां होती हैं। जो नई कंपनियां गठित की जाती हैं उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है। देखो यार, इन्हीं स्टार्टअप में कुछ यूनिकॉर्न होते हैं। यूनिकॉर्न क्या होती हैं? ये बहुत बड़ी कंपनी होती है। अभी भारत में कितना है? भारत में करीब 67 यूनिकॉर्न है। ये क्यों बड़ी कंपनी होती हैं बताओ? ये इसलिए बड़ी कंपनी होती हैं भाई, ठीक है, कि इनका जो मूल्य होता है, ठीक है, वो $1 बिलियन या उससे अधिक कंपनी होती है ये, ठीक है। और ये निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है। और विशेषकर देखा जाए तो ये एक्सचेंज में
जो पब्लिक एक्सचेंज है वहाँ सूचीबद्ध भी नहीं होती हैं। ऐसी यानी कि यूनिकॉर्न कंपनियाँ वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं होती हैं, $1 बिलियन या उससे अधिक का इनका कारोबार होता है और निजी स्वामित्व वाली कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, याद रखना है। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है, यानी विश्व में यूएस से चीन के बाद भारत में तीसरे नंबर पे भारत है, जहाँ पे यूनिकॉर्न की संख्या बहुत अधिक है, करीब 67। देखो यार, अभी पेटेंट वाले में थोड़ा संशोधन किया गया था। पेटेंट क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा एक आविष्कार किया जाता है, ठीक है, उसका उस पर मालिकाना हक होता है करीब 20 वर्ष का। ठीक है, तो ये जो पेटेंट है, भारत में कुछ चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते, ये जान लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पौधा हो या कोई जानवर हो उसका कोई हिस्सा, बीज हो या उसकी किस्में हों या उसकी प्रजातियां हो उसका, पौधे और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं, यानी जो पौधे और पशुओं के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी जैविक प्रक्रियाएं अपनाएं, आप उनका भी पेटेंट भारत में नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और पेटेंट कराने के लिए आपको पता है मानदंड है, जैसे कुछ हो तो नवाचार होना चाहिए। नवाचार मतलब ऐसा पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा आविष्कार पहले कभी ना हुआ हो, हाँ, उसके लिए आपको आवेदन भी करना चाहिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पेटेंट कराए जाते हैं ये स्थानीय स्तर पे होते हैं, यानी ये प्रादेशिक अधिकार हैं, क्षेत्र में इनका होता है। यानी कि जो चीज़ें आप यूएसए में पेटेंट कराएंगे वो यूएसए में ही पेटेंट होगा, वो पूरे विश्व में पेटेंट नहीं होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, ठीक है, सरकार के पास इतना राइट होता है, गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार होता है कि बिना वो उस व्यक्ति से पूछे, जो पेटेंट धारक है उससे पूछे, ठीक है, ये चाहे तो किसी को भी उसके उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। इसी को अनिवार्य लाइसेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, देखो यार, अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया, इनोवेशन दिखाता है कि कौन कितना फोकस कर रहा है नई चीज़ों पे, आधुनिकीकरण पे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक किसने जारी किया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPI और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसिड ने किया, और इन दोनों ने मिल करके क्या किया है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया। ठीक है, जब इसने जारी किया तो इसमें बताया कि सबसे शीर्ष रैंक पे स्विट्जरलैंड है, इसके बाद स्वीडन आता है। वहीं भारत की कंडीशन की बात करें तो 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कितना है? 39 है, और भारत का स्कोर 38.3 है। और भारत क्या है? ठीक है, भारत ठीक ठाक रैंकिंग है, लेकिन उतना भी अच्छी नहीं कह सकते। हम बस इतना थोड़ा सा याद रखना। एक और आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने लगभग 6 महीने का कवर किया है इसमें, PT 365 के पार्ट 1 में। ठीक, 6 महीने से अधिक का ही है। अब जो फाइनल पार्ट आएगा, जो अपडेटेड है, जो विजन IAS का अपडेटेड है, उसको हम लेकर के क्या करेंगे, एक फाइनल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच।